सभी साथियों का समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ, आ रही है सर, प्रॉपर आवाज आ रही है। थैंक यू जी। मैंने आप लोगों को बताया था कि अब सभी एनजीओज के डॉक्यूमेंटेशंस से संबंधित आप लोगों के पास नोटिस आने लगेंगे विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट्स के। और जहाँ तक मैं श्योर हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ तक काफी लोगों के पास ये नोटिस आने लगे हैं। मैं एक बार आप लोगों को शो आउट करना चाहूंगा। कल हमने इस संबंध में बात की थी और आज ही मुझे एक साथी ने जो है अपना नोटिस भेजा है, जो कि उनको शायद आज रिसीव हुआ है। मैं एक बार चाहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ वो सभी चीजें शेयर करूं। इसीलिए मैंने आपसे आप लोगों को पहले से आगाह कर दिया था कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंटेशंस का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मेरी स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक सो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। यस सर। नोटिस की तिथि सबको दिख रही होगी यहाँ पर, 16/6/2023। और हमारी एक संस्थान है बलिदान सेवा फाउंडेशन, आपको यहाँ नाम दिख रहा होगा ऊपर वाले कॉलम में। 16/6/2023 को इनको नोटिस जारी कर दिया गया है कि 24 तारीख को प्रातः 10 बजे अपनी स्थापना के निम्नलिखित रिकॉर्ड्स लेकर जो है आपको उपस्थित होना है। आपके हाजिरी, वेतन, रोकड़ भैया, ऑर्डर कॉपी, लेजर भैया, आयकर, लाभ हानि खाता, वटेवर जो भी है। कहने का मतलब ये सभी चीजें अब ये भेजा गया है इनको आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से, यानी कि जो आप अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करते हैं उस डिपार्टमेंट से। कहने का मतलब आपके पास नीति आयोग, आपका एमएसएमई डिपार्टमेंट, आपका सामाजिक और न्याय विभाग मंत्रालय या इनकम टैक्स ऑफिस, किसी के माध्यम से भी आपको नोटिस सर्व किया जा सकता है। और वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है प्रस्तुत होना पड़ेगा। जो भी साथी मेरे मोबाइल नंबर से लॉगिन हुए हैं, अपने आप को प्लीज रीनेम कीजिएगा। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जो भी साथी हैं 9991997003 से लॉगिन हुए हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। 9991997003। ये आपका नाम बताइए, आपकी संस्था के नाम से लॉगिन किया कीजिए प्लीज। क्या नाम है आपका? सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। 9991997003। हाँ जी। सॉरी सर, मैं अभी कर देती हूँ। सॉरी, मैं जी, संभवी से बोल रही हूँ। अपने अपने आप को रिनेम ठीक है, कर अभी कर लीजिए। देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ओके। कहाँ? तो आप लोगों को बताया गया था कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपका बहुत जरूरी है। सभी लोगों को नोटिस आने स्टार्ट हो चुके हैं और जल्द ही इसमें वैधानिक कार्रवाइयां भी जो है सुनिश्चित की जाएंगी। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन को जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरी जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि आपके वर्कशॉप में लगभग केवल 15 सीट और बची हुई हैं। जो हमने 30 सीट कल शेयर की थी, कल 30 सीटों को बढ़ाया गया था, उसमें से सिर्फ 15 सीट अब नई बची हैं और सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। जिस भी साथी ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो वो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक बार फिर से डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को जरूर शेयर करूंगा और एक बार आप लोगों के साथ जरूर बताया जाएगा कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्यों जरूरी है और इसको कैसे हमें मेंटेन रखना होता है।
सबसे पहली जो हम बात करने वाले हैं वो आती है हमारी गवर्निंग बॉडी की। सबसे पहली जो बात आती है वो आती है हमारी गवर्निंग बॉडी की। ध्यान से सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। ये इंफॉर्मेशन जो एक बार अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई वो दोबारा अब प्राप्त नहीं हो पाया करेंगी। ध्यान रखिएगा। जब आप ट्रस्ट चला रहे होते हैं, जो भी साथी यहाँ ट्रस्ट से मौजूद हैं, बारीकी से और ध्यान से जानकारी को सुन लीजिएगा। सर मेरी वॉइस पर आ रही है ना? हेलो साथियों, एक बार मुझे आ कंफर्म रहे कर हैं दीजिए। आ रही है आ रहे वॉइस? हैं ठीक। चलिए जी, गवर्निंग बॉडी की बात करते हैं हम। इन केस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टीज आर जनरली अपॉइंटेड बाय द सेटलर ऑफ द ट्रस्ट। आपके ट्रस्ट डीड में एक सेटलर होता है, यानी कि एक मुख्य व्यक्ति होता है जिसके नाम पर वो ट्रस्ट डीड बनाई गई होती है, उसे कहा जाता है सेटलर ऑफ ट्रस्ट। टर्म्स को ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है कि हम इन चीजों में भी गलतियां कर जाते हैं और फिर हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो हमें सही तरीके से गाइड कर सके। मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। इन केस ऑफ ट्रस्ट, द ट्रस्टीज आर जनरली appointed by the settler of the trust. जनरली जो है वो ट्रस्ट का जो सेटलर होता है उनके द्वारा जो है ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है, या फिर कुछ केसेस में ट्रस्ट डीड प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्ट। राइट। कई बार क्या होता है, आपकी जो ट्रस्ट डीड होती है उसमें अपने हिसाब से कोई ऐसा मैकेनिज्म लिखा लिखा होता है या लिखवाया होता है जिसके हिसाब से आप अपने जो ट्रस्टीज हैं उनका अपॉइंटमेंट्स आप फिक्स करते हैं। यानी कि उसमें विशेष शर्तें लिखी होती हैं कि भाई इन कंडीशन में हम ट्रस्टीज को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के लिए या फिर उनको वहां से हटाने के लिए जो है जो है फॉर्मेलिटीज रहा करेंगी। जो भी आप अपने ट्रस्ट डीड में लिखवाते हैं वो चीज उस पर लागू होती है। राइट। चलिए जी, अब बात करते हैं हम सोसाइटी की। इन केस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के केस में क्या होता है, इट्स फर्स्ट मेंबर्स, जो हम पहले सोसाइटी बनाते हैं और उसमें जो गवर्निंग बॉडी होती है वो हमारे मेंबर्स होते हैं, और गवर्निंग बॉडी मेंबर्स को चुना जाता है उन्हीं मेंबर्स के द्वारा जो उस समय अपॉइंट किए गए होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मेन गवर्निंग बॉडी मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा जो है उनको चयन किया जाता है। और मैं आपको गवर्निंग बॉडी सॉरी बॉडी मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेन गवर्निंग बॉडी। ध्यान रखिएगा, मेन गवर्निंग बॉडी कौन सी हुई? जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपने बनाई थी, दैट इज कॉल्ड द मेन गवर्निंग बॉडी। और उसके द्वारा ही जो है ये सभी गवर्निंग बॉडी मेंबर्स अगर आगे बढ़ाए जाने हैं, कुछ भी किया जाना है तो उनके द्वारा ही किया जाता है। और बात करते हैं उनके डिसलेक्शन की या उनको हटाने की, तो 3/4 बहुमत के साथ
इलेक्टोरल प्रोसेस या वोटिंग प्रोसेस भी कहते हैं इसको। अगर हम उनको हटाने की बात करते हैं तो जो 3/4 बहुमत के साथ आप किसी भी व्यक्ति को मेन गवर्निंग बॉडी में से आप हटा सकते हैं, अगर वो सामने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वेच्छा से रिजाइन नहीं कर रहा है तो। ठीक है जी। फॉर द डिसलेक्शन ऑफ एनी गवर्निंग बॉडी मेंबर, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर दे रहा हूं, जीबी मेंबर, समझ जाइएगा। गवर्निंग बॉडी, राइट, जीबी मेंबर मीन्स गवर्निंग बॉडी मेंबर, राइट। फॉर डी सिलेक्शन ऑफ एनी गवर्निंग बॉडी मेंबर, आप जो है 3/4 बहुमत का जो वोटिंग प्रोसेस होता है उसको यूज करते हैं, यानी कि जो आपकी कार्यकारिणी है वो वोटिंग करेगी और वही जो है फैसला लेगी कि भाई किसको जोड़ना है और किसको हटाना है। सर्वसम्मति से एक लेटर पास किया जाता है। अगर 3/4 बहुमत मिल जाता है उसमें आपको, तो आप किसी भी व्यक्ति को अपनी गवर्निंग बॉडी में ऐड कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को आप 3/4 बहुमत के साथ अपनी गवर्निंग बॉडी से आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जनरली जो चेयरमैन होता है, प्रिंसिपल ट्रस्टी जो होता है, वो इन्हीं मेंबर्स में से ही चुना जाता है। आप कभी भी किसी प्रेसिडेंट को, ध्यान रखिएगा, जिसे हम कहते हैं चेयरमैन, राइट, चेयरमैन या प्रेसिडेंट हम जिसे बोलते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट शब्द हमारे भारत के लिए यूज किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हम प्रेसिडेंट शब्द का यूज नहीं कर रहे हैं। तो चेयरमैन जो हम कहते हैं, ठीक है, जो चेयरमैन है या हम जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ट्रस्टी, इसको हमेशा आपकी गवर्निंग बॉडी से ही आपको ऑप्ट करना है, राइट, इज चूजन फ्रॉम amongst the members of the governing body। अगर आप किसी भी स्थिति में अपने पूरी कार्यकारिणी की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी बाहरी व्यक्ति को चेयरमैन के रूप में आप अपॉइंट कर रहे हैं तो सरासर गलत है, और ऐसे में आपकी जो कार्रवाइयां हैं वो विधिवत रूप से संपन्न नहीं होती हैं, और ऐसे में आपकी जो वो एंट्री है उसको निरस्त माना जाता है, यानी कि वो जो आपकी गतिविधि है उसको व्यर्थ माना जाता है, उसको जो है कानून जो हमारी धाराएं होती है उसमें कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। पहले आपको मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को लग रहा है कि भाई हमें यादव जी को अपनी गवर्निंग बॉडी का जो है चेयरमैन बनाना है, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली अपॉइंट नहीं कर सकते, चाहे मेरे अंदर कितनी भी क्वालिटीज हो, कुछ भी हो। आपको सबसे पहले मुझे 3/4 बहुमत के साथ अपने किसमें शामिल करना पड़ेगा, गवर्निंग बॉडी मेंबर्स में, एज ए मेंबर। ठीक है, पहले आप मुझे एज ए मेंबर शामिल करेंगे। जब मेरे एज ए मेंबर के कार्यकाल को कम से कम 1 साल हो जाए, या हम 3 महीने बाद या 7 महीने बाद, जो भी प्रोसेस हम दोहराते हैं, उस समय के बाद आप मुझे सर्वसम्मति से जो है एज ए प्रिंसिपल ट्रस्टी या चेयरमैन आप मुझे ऑप्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मुझे एज ए चेयरमैन या एज ए प्रिंसिपल ट्रस्टी आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा कुछ कार्यकाल आपके गवर्निंग बॉडी मेंबर्स के रूप में होना चाहिए। ये चीज सभी को क्लियर हो गई है? से यस और नो। अगर यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। चलिए जी, सभी लोगों को क्लियर हो गया, थैंक यू। काफी लोग पूछते हैं कि सर क्या हम किसी विदेशी व्यक्ति को भी हम अपनी गवर्निंग बॉडी में ले सकते हैं? काफी लोगों के सवाल होते हैं कि क्या हम किसी फॉरेनर को गवर्निंग बॉडी मेंबर के रूप में ले सकते हैं? तो उसका जवाब है यस, आप किसी फॉरेनर को अपनी गवर्निंग बॉडी मेंबर्स के अंदर ले सकते हैं। किस केसों में, स्थितियां क्या होती हैं वो? अगर फॉरेनर की शादी हुई है, मैरिड मतलब शादी हो चुकी है और वो इंडियन सिटीजन है अब, यानी कि उसने इंडिया में शादी कर ली है, वो इंडियन सिटीजन की उसे सिटीजनशिप मिल चुकी है, तब उस केस में जब एक फॉरेनर
भारत के अंदर कम से कम 5 साल से रह रहा हो, राइट, यहीं पर काम कर रहा हो, या उसने वॉलेंटरी बेसिस पर अपनी प्रैक्टिस की हो, संबंधित फील्ड्स में काम करने की उसकी स्पेशलाइजेशन बनाई हो उसने नॉलेज में, या किसी भी पर्टिकुलर हेल्थ सेक्टर में उसने अपनी नॉलेज बनाई हुई हो वॉलेंटरी बेसिस पर, तो उसको आप ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसका भी रिकॉर्ड मांगा जाएगा आपसे। अगर आपके पास कोई इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, उस केस में भी आप जो है फॉरेनर व्यक्ति को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या गवर्निंग बॉडी का मेंबर बना सकते हैं। यहां पर कुछ लोगों के मन में जिन्होंने आज तक ये नहीं पूछा होगा कि गवर्निंग बॉडी के मेंबर में विदेशी को जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए, ये प्रश्न तो हमारा था नहीं, लेकिन अब उनके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि उसको जोड़ने का फायदा क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी फॉरेनर मेंबर को अपनी गवर्निंग बॉडी में जोड़ लेते हैं, तो यहां पर आपका एक इंटर गवर्नमेंट जो है वर्क स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एक तरीके से आप अपनी संस्था को डायरेक्टली जो है इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उसी कंट्री के लिए जहां का वो व्यक्ति स्थायी नागरिक था पहले, और अब वो इंडियन सिटीजन हुआ है। तो ऐसे में अपनी ट्रांजेक्शन्स, अपनी जो गतिविधियां हैं, वो दोनों इंटर कंट्रीज आप जो है स्टार्ट कर पाएंगे। अब बात आती है कि मिनिमम नंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी मेंबर्स कितने होते हैं। कोई भी साथी मुझे यहां पर बताए कि कम से कम मिनिमम गवर्निंग बॉडी मेंबर्स कितने हो सकते हैं। 7, वेरी गुड। 7, वेरी गुड। और बाकी साथी को नहीं पता? 7 मैक्सिमम, ग्रेट। मिनिमम 3, ग्रेट। मैं आपको बताता हूं, मिनिमम गवर्निंग बॉडी मेंबर्स कुल 2 होते हैं। ग्रेट, नेशनल ह्यूमन राइट आरटीआई अवेयरनेस। मिनिमम गवर्निंग बॉडी मेंबर्स जो हैं 2 होते हैं, और मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। मिनिमम 2, मैक्सिमम जो हम देखते हैं संस्था या सोसाइटी के अंदर, वो हम 7 लेके चलते हैं। अदरवाइज आप उससे ज्यादा भी एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी, मिनिमम गवर्निंग बॉडी मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम आप कितने भी डाल सकते हैं। 7 की एक लिमिट हमें दी गई है, जैसे सोसाइटीज के अंदर 7 की लिमिट दी गई है। और ये 7 जो लिमिट दी जाती है ना, वो 7 की लिमिट इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग 7 ही पद बता पाते हैं, लेकिन एक्चुअल रूप से देखा जाए अगर, तो पद बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं? अगर आपको कभी भी जानना हो कि कौन कौन से पद होते हैं, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं मैं आपको। आप आइएगा एनजीओ दर्पण पर। एनजीओ दर्पण में कभी भी आप लॉगिन कीजिएगा। मैं कोई भी साथी अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर मुझे व्हाट्सअप कर सके तो पर्सनली। एक मिनट रुक जाइएगा, मेरे पास होगा, मेरे पास होगा, एक मिनट रुक जाइएगा। बहुत सारी लॉगिन्स मेरे पास रहती हैं, क्योंकि हम लोग काम करते रहते हैं, तो मिल जाएंगी। चलिए जी, जनरेट हो गई है। देखिए, यहां पर जब आप आते हैं मेंबर डिटेल्स पर, जब आप यहां पर आते हैं मेंबर डिटेल्स पर, तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पद होते हैं जिनको आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर दिए गए हैं: चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, बोर्ड मेंबर, मेंबर अदर्स। ठीक है, इसके अलावा एकेडमिक एडवाइजर, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंट, आपका जो है एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल ट्रेजरर, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर,
एडवर्टाइजमेंट सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, एडवाइजर, एपीओ, असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट एडवाइजर, असिस्टेंट चेयरमैन, असिस्टेंट, ये सारे असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, ये सभी असिस्टेंट वाले पद। उसके बाद ऑडिटर, अटेंडेंट, राइट, एसोसिएट डायरेक्टर, एसोसिएट ट्रेजरर, कैंपेन हेड, केयर टेकर, कैशियर, ये बहुत सारा, ये आपके कुछ स्टाफ का भी रोल होता है इसमें, जैसे केयर टेकर, कैशियर, ये आपका स्टाफ रोल में आ जाता है वैसे, ठीक है। लेकिन मैं आपको गवर्निंग बॉडी मेंबर से बता रहा हूँ। चीफ फंक्शनरी ऑफिसर, ठीक है, ये आपके गवर्निंग बॉडी मेंबर्स के व्यक्ति होते हैं। कोऑर्डिनेटर हो सकता है, काउंसलर्स हो सकते हैं, ठीक है जी। और को वाइस प्रेसिडेंट, को मतलब यानी कि को वाइस, असिस्टेंट वाइस, ये बहुत सारे शब्द लगाकर आप बहुत सारे मेंबर्स को घटा और बढ़ा सकेंगे, ये आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है, राइट। चलिए जी, आई थिंक सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन हमारी जो मोनोपोली है, हमें जितना सिखाया गया, हमें जितना बताया गया, हमें जितना जो है मिसगाइड किया गया है, उसके हिसाब से हमें पता होता है कि हमारे पास जो है मिनिमम 2 या 3 या मैक्सिमम 7, जो आप लोगों का जनरली जवाब था, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप अपने गवर्निंग बॉडी मेंबर्स को जो है इस हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं, 2 से लेकर अधिकतम जो है आप अब 2 की बात करते हैं, जहां पर 2 होते हैं, जैसे सेक्शन 8 की हम बात करते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, प्रोजेक्ट मैनेजर आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक शब्द आता है हमारे पास, मिनट्स। एक शब्द आता है हमारे पास, मिनट्स। इस शब्द का मायने क्या होता है पता होगा आपको, क्योंकि देखिए डिटेल डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी अपने पहली वर्कशॉप में दे चुके हैं, अपने केस बुक सीरीज 1 में भी हम बता चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्ट लेके चल रहा हूँ और इंपॉर्टेंट चीजें लेके चल रहा हूँ। इसमें मिनट्स क्या होती है, वो ब्रीफ समरी होती है प्रोसीडिंग की ऑफ ए मीटिंग। जब आप कोई मीटिंग कंडक्ट करते हैं अपनी गवर्निंग बॉडी के साथ में, तो उसकी जो ब्रीफ समरी होती है उस प्रोसीडिंग की, उसको मिनट्स कहा जाता है। अब बात करते हैं गवर्निंग बॉडी मेंबर्स की मीटिंग की। तो आप कोई भी काम करते हैं, अपने कोई भी फंक्शंस आप करते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलरली आपको जो है पीरियोडिकल मीटिंग्स करनी होती है, यानी कि आप कोई भी काम करने वाले हैं, आपको गवर्निंग बॉडी मेंबर्स की जो है मीटिंग करनी पड़ेगी, राइट। आपको ये जो मीटिंग कंडक्ट करनी होती है, गवर्निंग बॉडी मेंबर्स की जो मीटिंग करनी होती है, इसको अपने प्रोविजन और आपके रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से आपको इसको कंडक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपके आर्टिकल, रूल, रेगुलेशन, जो भी आपके नोटिस इशू हुए हैं, उसके हिसाब से आपको इस मीटिंग को कंडक्ट करना होता है। और इस मीटिंग को करने से पहले ही आपको अपने बोर्ड मेंबर्स को एक नोटिस जारी करना पड़ता है। किस चीज को ये बात पता है? से मी इन द चैट बॉक्स। जब आप गवर्निंग बॉडी मेंबर्स की मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग करने से पहले, यानी कि उनको बुलाने के लिए आपको एक नोटिस जारी करना पड़ता है पहले से। गुड, 3 लोगों को, 4 लोगों को पता है, 5 6, सभी को पता है, बहुत बढ़िया। कोई भी साथी अपने आप को मानव सेवा महिला सम्मान समिति, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे एक बार बताइए कि उसमें क्या लिखा जाता है उस नोटिस के अंदर। हेलो, नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। सर, मुझे मालूम है कि मतलब वो नोटिस जारी करते सबको बुलाने के लिए सर, बट हाँ हाँ, इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में नहीं मालूम है सर। वो तो बस प्रेसिडेंट बताते फिलहाल। नहीं तो आपने जारी किया होगा कभी, आपको भी तो नोटिस मिला होगा ना। नहीं सर, एक्चुअली मैं गवर्निंग बॉडी में नहीं हूँ सर, मैं ओनली मेंबर हूँ। ओनली मेंबर हैं आप, जी सर। चलिए जी। जलकुर गति, अ, जलकुर समिति, कहाँ पर हैं आप? अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। सर,
जो उसके अंदर उसका वो होता है सर कि आपको फलां फलां तारीख को मीटिंग में आना है और ये उसमें मिनट्स होंगे। हेलो सर। ओके। जी उसमें डिटेल देनी पड़ती है सर, किस बारे में हो रही है मीटिंग, क्या उसमें वो होगा, अ, किस चीज पे उसमें डिस्कस होगा, किस चीज में जो है हमें जो है फैसले लेने हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग का डेट, मीटिंग का टाइम, मीटिंग का प्लेस एंड सब्जेक्ट, श्रीमद दयानंद वैदिक मिशन। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपनी जानकारियां शेयर की मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आप चाहें, अगर आप कहें, तो मैं आपके साथ इसका एक प्रारूप शेयर कर देता हूं। से यस अगर आप चाहते हैं, से नो अगर आप नहीं चाहते तो, क्योंकि हम उतना समय फिर नहीं देंगे इस पॉइंट पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, यानी कि सभी चाहते हैं कि इसके बारे में जो है जानकारी प्रदान की जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए जी, ध्यान दीजिएगा, आपको अपने प्रत्येक मेंबर को, गवर्निंग बॉडी के प्रत्येक मेंबर को नोटिस देना होता है और उसके यूजुअल एड्रेस पर देना होता है, राइट। दिस नोटिस में बी सेंड आइदर बाय पोस्ट और अंडर ए नोटिस रजिस्टर। आप इसको बाय पोस्ट भी शेयर कर सकते हैं अगर वो जो है संस्थान में उपस्थित नहीं है या कैंपस में उपस्थित नहीं है, या फिर आप नोटिस रजिस्टर के माध्यम से भी उनको जो है नोटिस प्रदान कर सकते हैं। कई बार होता है ना, हम नोटिस रजिस्टर में एक नोटिस टाइप कर देते हैं और उस पर सबके साइन ले लेते हैं, राइट। तो उस टाइप से भी आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। जनरली द एजेंडा ऑफ मीटिंग इज अकम्पनीड बाय द नोटिस। तो जो मीटिंग का एजेंडा है वो नोटिस के द्वारा जो है अकम्पलिश कर दिया जाता है। Keep the minutes of previous governing body meetings ready for the confirmation by the governing body and the signing by the chairman of this meeting. जो पिछले मिनट्स होते हैं प्रीवियस गवर्निंग बॉडी मीटिंग के, उनको रेडी रखने की कंफर्मेशन एक दी जाती है इसके साथ साथ, और साथ ही साथ एंड फॉर द साइनिंग बाय द चेयरमैन ऑफ दिस मीटिंग, और उस मीटिंग के चेयरमैन के भी उस पर साइन हो, इसका जो है उन्हें याद दिलाया जाता है, भाई पिछली मीटिंग जो हुई थी उसके मिनट्स आप जो है कंप्लीट करके लेकर आइएगा, साइन वगैरह करवा कर लेकर आइएगा, राइट। होल्ड द मीटिंग ऑन द अपॉइंटमेंट डेट एंड सी दैट द प्रिस्क्राइब्ड quorum इज प्रेजेंट। आपको उस मीटिंग डेट पर, अपॉइंटमेंट डेट पर आपको जो है थोड़ा होल्ड भी करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आपके सभी व्यक्ति वहां पर मौजूद हैं या नहीं है। अगर किसी भी स्थिति में तीन चौथाई बहुमत से कम लोग उपस्थित होते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में वो गवर्निंग बॉडी मेंबर्स की जो मीटिंग है वो होगी या नहीं होगी? से यस और नो, से यस और नो। अगर आपके 3/4 मेंबर से कम लोग उपस्थित हैं उस मीटिंग में, तो क्या वो मीटिंग होगी? ग्रेट। तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, मान लीजिए 1-2 व्यक्ति एब्सेंट हो गए हैं, लेकिन आपके 3/4 मेंबर्स का डाटा जो है कंप्लीट है, 3/4 मेंबर्स अगर प्रेजेंट हैं तो आप मीटिंग को कंडक्ट कर पाएंगे। अगर 3/4 लोग भी मौजूद नहीं है आपकी मीटिंग में, तो आप जो है मीटिंग को कंडक्ट नहीं कर सकेंगे। इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, और आपकी मीटिंग में जो भी आप एजेंडा डिस्क्राइब करने चाह रहे हैं उसको उसी हिसाब से आपको जो है डिस्क्राइब करना होता है, राइट। चलिए जी, अब मैं और ये जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग है वो आपको एक मिनट बुक के अंदर जो है रिकॉर्ड कर देनी है, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोटिस की। इसका टाइटल बनता क्या है? नोटिस फॉर एनुअल। 2 प्रकार की मीटिंग होती है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था। एक होती है आपकी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग, एक होती है आपकी जनरल बॉडी मीटिंग। मैं सभी प्रारूपों को आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूं, 1 बाय 1 ध्यान दे लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एनुअल मीटिंग की, जो हमारी जनरल बॉडी मीटिंग्स होती हैं। राइट, नोटिस फॉर एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। जब हम एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए नोटिस निकाल रहे होते हैं, उस नोटिस को हमें कैसे प्रिस्क्राइब करना है, कैसे उसको टाइप करना है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। ध्यान से देख लीजिएगा और साथ साथ नोट करते रहिएगा प्लीज, क्योंकि जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी।
all members, including office bearers and executive members of the governing body. सभी मेंबर्स कौन कौन? ऑफिस बियरर्स, यानी कि अगर ऑफिस में आपके स्टाफ है वो भी, एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं जो हमारी गवर्निंग बॉडी के, यानी कि जैसे डायरेक्टर तो है गवर्निंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है? वो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, राइट? तो एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है गवर्निंग बॉडी के, वो सभी इसमें सम्मिलित होंगे। ऑफ किसके? फला सोसाइटी या ट्रस्ट जो भी है, ठीक है। ऑफ फला सोसाइटी आर hereby informed by this notice that the annual general body meeting shall be held on, यहां पर फिर आपको वो दिन दे देना होता है, जैसे आप सैटरडे, फ्राइडे, वो दिन देना होता है, पर्टिकुलर डे, राइट? फ्राइडे, सैटरडे। उसके बाद आपको पर्टिकुलर वो डेट देनी होती है जिस डेट को आप ये मीटिंग करने वाले हैं, राइट? एट, मान लीजिए जो भी टाइम है आपका, राइट? एट, फिर आपको वो प्लेस देना होता है, आप ऑफिस के अंदर कर रहे हैं, कहीं बाहर रखिए आपने मीटिंग, व्हाटएवर, ठीक है, टू डिस्कस द फॉलोइंग, राइट? हमने एक नोटिस दिया जिसके अंदर हमने टाइम, डेट और प्लेस सब चीजें मेंशन कर दी कि भाई फला दिन फला तारीख को हम इन सब चीजों पर मतलब जो है चर्चा करने वाले हैं। वो सब क्या चीजें होंगी, ध्यान रखिएगा। यहां पर बात हो रही है किसकी? इस शब्द को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं। एनुअल, बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या? एनुअल, यानी कि सालाना बैठक हो रही है। सालाना बैठक का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे फैसले होते हैं जो हर साल आपको लेने होते हैं। क्या क्या आ जाएंगी? सबसे पहला, भाई पिछले साल आपने जो भी काम किए उनकी समीक्षा बैठक करेंगे आप, ऑब्वियस सी चीज है ना? एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, progress made in various fields and its achievements. आई थिंक सो क्लियर होगा अभी आपको ये। मैं थोड़ा सा साइज का घटा देता हूं जिससे कि आप अभी इसको देख रहे हो, फटाफट नोट कर लीजिएगा प्लीज। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। All the members, including office bearers and executive body members in the governing body of the society, hereby informed that the notice that informed by the notice that the annual general meeting shall be held on this day, falana date, falana samay, at falana place, to discuss the following. सबसे पहली एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, पूरे साल, पिछले साल के अंदर जो हमारी एक्टिविटीज हुई उनको जो है उस पर डिस्कशन होगा। प्रोग्रेस मेड इन वेरियस फील्ड, हमने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या प्रोग्रेस की और क्या अचीवमेंट्स हमने हासिल किए उस पर चर्चाएं होंगी, राइट? दूसरा, ये सब मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं आपको, जो मेन पॉइंट आपको हर साल डालने होते हैं, जरूरी है ये करने आपके लिए, बहुत जरूरी है। सेकंड, आपका एनुअल अकाउंट्स ऑफ द सोसाइटी
वही शब्द आप चेंज कर लीजिएगा, सोसाइटी ट्रस्ट जो भी आप यूज करते हैं, सोसाइटी टू बी लेड डाउन, टू बी लेड बिफोर द जनरल बॉडी, राइट। एनुअल अकाउंट्स को जनरल बॉडी के सामने रखना, जो भी आपके एनुअल अकाउंट है सोसाइटी के, उसको जनरल बॉडी के सामने आप रखते हैं। जनरल बॉडी उस पर पूरी अपनी जो है नजर घुमा लेती है, यानी कि उसको वेरीफाई कर लेती है। उसके बाद वो आपकी जो है गवर्निंग बॉडी के पास भेज दिया जाता है, राइट। शायद आप इस प्रोसेस को आज तक किसी ने फॉलो नहीं किया होगा। तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो शायद बहुत ही कम एनजीओज कर पाते हैं या अपने यहां पर लागू करते हैं। ये तीसरा पॉइंट क्या है, मैं थोड़ा सा इस पर एक बार जो है चर्चा जरूर करना चाहूंगा आपके साथ। तीसरा पॉइंट वो क्या है मेन, कभी आपने अपनी ओर से कोई ग्रांट पास की है? से यस और नो। क्या आपने कभी अपनी ओर से कोई ग्रांट पास की है? देखिए, बहुत सारी कमियां हम बहुत जगह करते आए हैं। कोशिश करूंगा फिर से एक बार कि मैं नो फंड नहीं है सर, ये तो आपका जिंदगी भर का रोना है। और जो व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, एक बात जहन में जरूर डाल लीजिए, और स्पेशली नूरे फला ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली मैं उन संस्थाओं को कहूंगा जो हमेशा ये रोना रोते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, वो जो परमात्मा है जिसको आप मानते हैं, चाहे उसको आप अल्लाह कहते हो, खुदा कहते हो, भगवान कहते हो, जो भी कहते हो आप उसको, वो हर दिन किसी ना किसी पल आपकी सुन रहा होता है, और 24 घंटे आप एक ही रोना रहते रहते हैं, फंड ही नहीं है, फंड ही नहीं है। और भगवान कह देता है उसी समय तथास्तु। ये रोना रोना बंद कर दीजिए। फंड्स मिलते हैं आपको, आप जनरल डोनेशंस कलेक्ट करते हैं, राइट। आप जो डोनेशंस कलेक्ट करते हैं वो फंड्स हैं आपके। और अगर फंड्स नहीं भी हैं तो भी साल भर की हमने एक्टिविटीज बता रखी हैं आपको। तो प्लीज आगे से ये रोना रोना बंद कर दीजिए। आपकी वर्किंग सही नहीं होगी, आप लोग ग्राउंड पर काम सही से नहीं करेंगे तो फंड्स नहीं मिलेंगे। बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। और कम से कम जिसको आप मानते हैं, कभी उसका डर भी देख लिया कीजिए। वो एक पल आपकी जरूर सुनता है, वो एक पल आपकी जरूर सुनता है। कभी भी ये रोना हमेशा मत रोते रहा कीजिए। क्लियर? हमेशा कहिए दैट वी आर डूइंग गुड, वी आर गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट। हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। हमेशा रोना नहीं रोना होता अपने को, राइट। हमेशा अपने को रोना नहीं रोना, हमेशा कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है सर, करें क्या। ठीक है, सब होगा। आपकी थोड़ी सी मेंटेलिटी सॉलिड रखिए। हम सिर्फ फंड्स पाना की इच्छा रखते हैं, हम समाज में कुछ करने की इच्छा नहीं रखते। ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो पॉइंट होता है वो, खैर मैं इस पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहा था। एक बार सभी लोग ना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। आपका कैम ऑन कर लीजिए सभी लोग प्लीज। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, आपका कैम ऑन कर लीजिए। कैम ऑन कर लीजिए सभी लोग प्लीज। आज मैं आपके साथ वो चीज शेयर करने जा रहा हूं जो कोई शेयर नहीं करेगा। और इसके बाद आपकी संस्था की गतिविधियों में, या ये मान के चलिए कि आपके प्रोफाइल में एक बढ़िया सा स्टार लग जाएगा, और लाइफ टाइम के लिए लगता रहेगा। जब जब आप अपनी एनुअल मीटिंग करेंगे तब तब आपके प्रोफाइल में एक लाइफ टाइम के लिए एक स्टार बढ़ता जाएगा।
आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे या ना दे, आपको CSR ग्रांट मिले या ना मिले, लेकिन आपके प्रोफाइल में एक ग्रांट हर साल चढ़ती रहेगी। एक बार कैमरा सभी को ऑन करना पड़ेगा आपका, प्लीज। अभी भी बहुत से साथियों ने अपने कैमराज ऑन नहीं किए हैं। जब तक हर एक साथी का कैमरा ऑन नहीं हो जाएगा, मैं तब तक वो चीज आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। और मैं इस पॉइंट को यहीं छोड़ दूंगा। हर एक साथी को अपना कैमरा ऑन करना अनिवार्य है। और जिसका कैमरा ऑन नहीं है उसको मैं बाहर करवा देता हूं मीटिंग से। आई थिंक सो इतना समय सर बहुत है रिक्वेस्ट करने के लिए। रिक्वेस्ट करने के लिए इतना समय बहुत है सर। हाँ बहुत सर। सर बाकी के सभी लोगों को बाहर का साथी रास्ता अपना दिखा काम दीजिएगा कर- एक बार। बाकी के साथियों को ठीक बाहर है का सर, रास्ता दिखा सबको रिमूव दीजिए कर। जी। जिन्हें नहीं ठीक, सुनना है, जिन्हें नहीं इट जाना है, मींस उनको के बाहर कर देते इन्होंने, हैं। हाँ नहीं लगता है फिर ये ऑन करके मीटिंग हो गए, हाँ हाँ, अटेंडेंस लगा रहे हैं सर। अटेंडेंस लगा रहे थे, इनको बाहर कर ठीक दीजिए है। सर मीटिंग से। क्योंकि ऐसे लोग ना ही जाने तो बहुत अच्छी बात है। एक बार सर फटाफट बाहर कर दीजिएगा। सर अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप का एक नंबर जो है उसमें अवेलेबल था वीडियो उसमें, क्योंकि दूसरे से वो सुन रहे होंगे तो उसको बाहर मत कीजिएगा। अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप का एक नंबर है जिसका कैमरा ऑन नहीं है, उनको बाहर मत कीजिएगा, उनका दूसरा कैमरा ऑन है सर। ग्रामीण जीवन ग्रामीण भारत वालों को बाहर कर दीजिए। साहित्यालय लाइफ NGO को बाहर कर दीजिए सर। डॉक्टर जगन्नाथ जी को बाहर कर दीजिए। भाग्योदय सेवा संस्थान को बाहर कर दीजिए, इनके कैमराज ऑन नहीं हुए आफ्टर द रिक्वेस्ट। बहुत जरूरी होता है सर ये जानना कि कौन हाजिरी लगा रहा है, कौन अटेंडेंस पूरी कर रहा है, कौन सीरियसली सुनता है और कौन सिर्फ हाजिरी लगाकर अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रहा है। भाग्योदय सेवा संस्थान का सर एक कैमरा ऑन है शायद। एक मिनट रुकिए, कैमरा ऑन नहीं है। हाँ एक कैमरा ऑन है शायद, दूसरे से वो सुन रहे होंगे सर। अब सिर्फ जगन्नाथ जी को बाहर कर दीजिएगा। ठीक है सर, ओके मैं कर रहा हूँ। ठीक, भाग्योदय सेवा संस्थान को छोड़ दीजिएगा। अवध फोकट ग्रामीण भारत को बाहर नहीं किया सर, उनका कैमरा ऑफ है। नहीं मैं अभी ग्रामीण भारत को कर रहा हूँ। हो गए हैं सर वो भी ऑफ। और डॉक्टर जगन्नाथ जी को कर दीजिए सर बस। ठीक है सर। क्योंकि भाग्योदय सेवा संस्थान का एक कैमरा शायद ऑन है कहीं पर। हाँ ऊपर एक कैमरा ऑन है और नीचे एक से शायद वो सुन रहे होंगे, 2 डिवाइस से लॉगिन है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट साथियों। कल या परसों जब हम मीटिंग में थे आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, आप सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कल और परसों जब हम मीटिंग में थे किसी साथी ने बड़ी प्यारी सी बात कही थी कि सर हमारे पास ना जनरल डोनेशन यानी कि कैश डोनेशन या हमारा जो कैश बॉक्स डोनेशन बॉक्स का जो डोनेशन है वो बहुत आता है और हम उसकी स्लिप नहीं बना पाते हैं। राइट, हुई थी ये बात। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि आपके पास थ्रू आउट द ईयर कुछ ऐसा ग्रांट आता है जो कि अनक्लेम्ड होता है, कुछ ऐसे डोनेशंस आते हैं जो अनक्लेम्ड होते हैं। राइट राइट, कुछ ऐसे डोनेशंस होते हैं जो अनक्लेम्ड होते हैं। हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहां पर देखिए दिमाग को भी यूज करना है। हमेशा जो है ना सब चीजों को लेके नहीं चलेंगे, गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों को लेके चलेंगे तो फिर हमने संस्था चला ली। कुछ अपना दिमाग भी यूज करना है। क्या यूज करना है, हमने ऑन एन एवरेज पता लगाया कि यार हर साल हमारे पास ना 50,000 की ग्रांट ऐसी होती है जो अनक्लेम्ड रह जाती है, यानी कि उसके डोनर्स हमसे ना तो 10BD क्लेम करते हैं, ना ही वो हमसे कोई स्लिप मांगते हैं, या वो हमें जो है गुप्त दान कर देते हैं। इस दान को अलग जगह एक रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, एक अलग जगह लिखना शुरू कर दीजिए। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, बहुत शानदार ट्रिक है ये। मैंने आपको बताया कि आपके प्रोफाइल में 4 चांद लगने शुरू हो जाएंगे, हर साल बढ़ेगा, हर साल 1 या 2 आप खुद बना पाएंगे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द ग्रांट यू रिसीव। आप पूरे साल में जो भी लेवल ऑफ ग्रांट आप रिसीव करते हैं उसके हिसाब से आपके प्रोफाइल में 4 चांद लग जाएंगे। अब आप चाहे तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपका कैमरा ऑफ कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं क्योंकि इससे आपका डाटा भी सेव होगा। चलिए जी, करना क्या होता है, उस ग्रांट को आपको अपने इस एनुअल मीटिंग में किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए गवर्निंग बॉडी के द्वारा सैंक्शन किया हुआ दिखा दीजिए बस।
बात समझे? इस पर्टिकुलर अनक्लेम्ड अमाउंट को अगली साल की किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपकी गवर्निंग बॉडी या जनरल बॉडी मेंबर्स के द्वारा अप्रूव किया हुआ आपको शो आउट कर देना है। इससे क्या हो गया, आपका एक रिकॉर्ड बन गया आपकी जनरल बॉडी मीटिंग्स का भी, कि वहां इस चीज पे बात हुई, इस पे चर्चा हुई और हमारी संस्था ने इतने रुपए की ग्रांट फलानी एक्टिविटी या फलाने प्रोजेक्ट के लिए रिकमेंड कर दी है। एक प्रोजेक्ट आपके खाते में ऑटोमेटिकली बढ़ गया। क्या गवर्नमेंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया? नहीं। क्या आपको सीएसआर फंड मिला? नहीं। बस आपने क्या किया, आपके अनक्लेम्ड अमाउंट को आपने नेक्स्ट ईयर एक्टिविटी के लिए क्लेम कर दिया। अब क्लेम क्या करना क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। आपने क्या किया, आपको पता है हर साल आपके पास 50,000 रुपए अनक्लेम्ड पड़े रहते हैं, राइट? आपके पास 50,000 रुपए हर साल अनक्लेम्ड पड़े रहते हैं। तो अनक्लेम्ड अमाउंट खर्च हो जाते हैं वो आपके, मानता हूं आपके पास डोनेशन आता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में लग जाता है, लेकिन आपको पता है कि हर साल 50,000 रुपए का ऐसा अमाउंट आता है जो अनक्लेम्ड रह जाता है। अब क्या हुआ, जैसे जनरल बॉडी मीटिंग्स हमारी होनी थी मार्च अप्रैल में, हम जून तक भी करते हैं क्योंकि हम ढीले इंसान हैं, भारतीय हैं ऊपर से, है ना? कुछ तो ढीले हैं, कुछ भारतीय हैं, तो आदत है लास्ट मोमेंट की। अब क्या हुआ, जिन लोगों ने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग्स अप्रैल महीने में नहीं कर रखी थी, उनके सामने बहुत अच्छा समय था, ऑप्शन था, अवसर था। क्या था? अभी एक बहुत अच्छी बहुत ही जो है गलत ट्रेजेडी हुई, जैसे हम बात करते जो रेल दुर्घटना हुई, अभी कई जगह पर तूफान या बवंडर ऐसी कोई चीजें आई हुई हैं, राइट? अब आपके पास ये एक ऑप्शन होता है कि आप फला जो दुर्घटना हुई है वहां के सहायतार्थ आपकी संस्था ने ये अमाउंट क्लेम कर दिया है। बात को समझिए, साल भर में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई आपदिक त्रासदी या कोई आपदा ऐसी आती रहती है, आपको सिर्फ उस अमाउंट को वहां क्लेम कर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेहनत डबल लगेगी आपकी। कैसे? आपने अमाउंट उसके लिए क्लेम कर दिया, कुछ उससे संबंधित एक्टिविटीज आपको अपने प्रोफाइल में करके भी दिखानी है, और उस संबंधित एक्टिविटी को करने के लिए अपना जनरल कैंपेन चला सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरा देश जो है उस त्रासदी के लिए अपनी हेल्प प्रोवाइड करता ही करता है। बस आपको वहां एक्टिव हो जाना है कुछ अपने संसाधन के साथ। आपने क्लेम की थी 50,000 रुपए की राशि, मैं नहीं कह रहा 50,000 रुपए आपके पास होंगे, 5,000 तो होंगे भाई, 10% तो आप इन्वेस्ट कीजिए। आप 5,000 की राहत सामग्री का एक पैकेज बनाइए, उसकी फोटोज वगैरह जो भी आपको करना है वो करके अपना कैंपेन डालिए कि भाई हम इस प्राकृतिक आपदा में लोगों की हेल्प करने की हमने जिम्मेवारी उठाई है, आप लोग हमारा सहयोग करें। आप यकीन मानिए बाकी का बचा हुआ जो 90% है वो आपको उस पब्लिक कैंपेन से मिल जाएगा, क्योंकि ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें पूरा देश, हम सभी भारतवासी एकजुट हो जाते हैं। वहां हम ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ये आपदा किस पर आई है, उत्तराखंड वालों पर आई है तो हम गुजराती क्यों हेल्प करें, या गुजरात में आपदा आई है तो हम बिहार वाले क्यों हेल्प करें। जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो ऐसे में पूरा देश एकजुट हो जाता है, और अगर आपकी जो रिजर्व राशि है उसका 5-10% भी अपनी तरफ से इन्वेस्ट करते हुए ऐसी कोई कैंपेन्स आप लगाते हैं, तो ऐसे में उस कैंपेन का बचा हुआ 95 से 90% तक अमाउंट आपको उस कैंपेनिंग के दौरान मिल जाता है, बशर्ते आपकी पूरी टीम इस चीज के लिए अवेयर हो, राइट? आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चढ़ा तो दिया कि आपने अमाउंट सेंक्शन कर दिया है, लेकिन किस लिए किया वो चीज आपको जो है देखनी पड़ेगी, या उस पर विचार करना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर अब तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, चलिए जी तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारे यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ए स्पेशल ग्रांट ऑफ रुपीज, जो भी अमाउंट आप अपने हिसाब से क्लेम करना चाहें, या आपके पास अनक्लेम्ड अमाउंट जो बचता हो हर साल, ठीक है, फॉर द विक्टिम्स ऑफ जो भी अर्थक्वेक आया हो, कुछ भी आया हो, व्हाटएवर, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा, यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज, है ना सर? यस, नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, या कैलेमिटी जो भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है।
to be sanctioned with the approval of governing body. राइट एक स्पेशल ग्रांट फॉर द विक्टिम्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। अब यहां पर क्या हुआ, हमें पहले से नहीं पता भी कहां पर कैलेमिटी आने वाली है, या कहां पर जो है इस प्रकार के जो है आपदाएं आने वाली हैं, तो आप इस लाइन को घुमा भी सकते हैं, फॉर द अनफॉर्च्यून्ड अपकमिंग नेचुरल कैलेमिटीज। राइट, यहां पर आप एक और शब्द यूज कर सकते हैं, मैं उसको रेड से इंडिकेट कर देता हूं। फॉर एनी अनफॉर्चुनेट अगर कोई भी अपकमिंग अनफॉर्चुनेट या अनवांटेड नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उसके लिए यह अमाउंट रिजर्व कर दिया जाए। ये जो लाइन मैंने लाल में लिखी है इसको मिक्स मत कर देना प्लीज। अगर आपको पर्टिकुलर पता है कि कोई, देखिए जिस समय आप मीटिंग कर रहे होते हैं उस समय खुदा ना खास्ता किसी नेचुरल कैलेमिटी से, किसी दुर्घटना से देश ग्रसित है, तो आप उस पर्टिकुलर कैलेमिटी को यहां पर रेफर कर सकते हैं। और अगर वहां पर जिस समय आप गवर्निंग बॉडी की मीटिंग कर रहे हैं उस समय ऐसा कोई विकल्प आपको नहीं मिला है, तो आप यहां पर ये जो रेड वाली लाइन में जो मैंने आपको शब्द दिए हैं उन शब्दों का उपयोग करके भी अपनी ये चीजें लिख सकते हैं। इससे क्या है, आपका जो अनक्लेम्ड अमाउंट है उसको आप एक ग्रांट के रूप में, स्पेशल ग्रांट के रूप में आप यूज करेंगे, और वो आपके प्रोजेक्ट में एक ग्रांट या फिर एक प्रोजेक्ट का कॉलम बढ़ा देगी। आपके एक्सपीरियंस जो प्रोजेक्ट होते हैं, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट जो होते हैं, उसके कॉलम को बढ़ा देती है। ये बहुत सी ट्रिकी चीजें होती है जो ट्रिक्स आपको यूज करनी होती हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं फिर कहता हूं, दिल से कहता हूं, कोई तीसरा व्यक्ति आपको ये चीजें नहीं बताएगा, कोई तीसरा व्यक्ति आपको ये बातें नहीं बताएगा। अब होता है कई बार साल भर में, मान लीजिए हमारे कोई साथी हमें छोड़ के चले जाते हैं, खुदा ना खास्ता हमारी साल भर की जर्नी में अगर हमारे गवर्निंग बॉडी का या जनरल बॉडी का कोई मेंबर हमें छोड़ के, ये दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो वो लाइन भी यहाँ पर हमें रिवेल करनी होती है, उस लाइन पर भी हमें यहाँ पर चर्चा करनी होती है, क्योंकि उसको हमें रिप्लेस करना होता है। राइट, उनके पद को हमें जो है रिप्लेस करना होता है। तो उसकी लाइन को हम यहाँ पर कैसे करेंगे, मैं उसके लिए स्पेशल कलर यूज कर लेता हूं, क्योंकि वो हर बार नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप ज्ञान के अभाव में उस लाइन को भी लिख के बैठ जाओ हर साल। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, अगर कभी किसी परिस्थिति में खुदा ना खास्ता आपकी संस्थान के गवर्निंग बॉडी मेंबर्स में से कोई मेंबर एक्सपायर अगर हो गया है, तो उस व्यक्ति की जगह किसी और को अपॉइंट करने की स्थिति में आप जो लाइन यूज करते हैं, मैं उसका डाटा आपको दे रहा हूं, तो प्लीज इसको हर बार लिख के मत बैठ जाना। ठीक है, टू अपॉइंट ए, अब आपकी जो है पोजीशन आ गई, जिस पोजीशन पे वो व्यक्ति था। ठीक है, इन प्लेस ऑफ श्री, ध्यान रखिएगा। और कई बार ये शब्द आपको यूज करना होता है, मैं यहां पर दोनों चीजों को एक साथ बिल्ड कर दे रहा हूं। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति की टर्म खत्म हो जाती है हमारे साथ, हमने किसी व्यक्ति को 3 साल के लिए अपॉइंट किया था और उसकी टर्म खत्म हो गई है पिछले साल, तो हम वहां भी इसको यूज करेंगे। बस फर्क क्या रहेगा,
अगर हम कोई व्यक्ति हमारी दुनिया छोड़ के जा चुका है तो हम यहाँ पर लेट श्री कर देंगे, और कोई व्यक्ति की अगर हमारे साथ टर्म एक्सपायर हो गई है तो हम इसके साथ आगे वो लाइन ऐड कर देंगे, हुज टर्म हैज बीन एक्सपायर्ड, है ना, हुज टर्म एक्सपायर्स ऑन। कई बार व्यक्ति यहां पर आ जाएगी आपकी डेट। कई बार व्यक्ति क्या होता है, अपनी खुद इच्छा से भी रिजाइन कर देता है, राइट। तो वो चीज भी आपकी जनरल मीटिंग में आती है कि भाई ये व्यक्ति साथ छोड़ गया है, या ये व्यक्ति हमें हमारे जो है संस्था को छोड़ के जा रहा है, तो उसकी जगह पर हमें किसी व्यक्ति को अपॉइंट करना है, तो उसकी जो लाइन हमें लिखनी होती है वो इस टाइप से हमें मेंशन करनी होती है, एक्सपायर्स ऑन दिस एंड दिस। फिर हमें न्यू पर्सन नेम देना होता है, उसकी लाइन आपको समझ में आ जाएगी, टू अपॉइंट दिस पर्सन इन ऑफ प्लेस ऑफ लेट श्री दिस हु हैज बीन एक्सपायर्ड ऑन दिस डेट, है ना, बस इतना चेंज हो जाएगा, हु हैज बीन एक्सपायर्ड ऑन दिस डेट एंड श्री, और फलाने न्यू पर्सन नेम, जो भी आपके नए व्यक्ति हैं, है ना, क्वालिफाइज फॉर रीअपॉइंटमेंट और या तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं, और हैज एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस, हिज ऑब्लिक हर, सॉरी जो भी हो, माफी चाहूंगा, हिज ऑब्लिक हर विलिंगनेस फॉर द सेम, और फला व्यक्ति या फला महिला ने जो है उनकी विलिंगनेस यानी उनकी इच्छा जो है जताई है इस पद को पाने के लिए, राइट, या वो इसकी रीअपॉइंटमेंट की जो है क्वालिफाई उसको क्वालिफाई करते हैं, राइट। अगर कोई व्यक्ति हमारा दुनिया छोड़ गया है तो हम इस पे लाइन क्या ऐड करेंगे, टू अपॉइंट ए पोजीशन, पोजीशन का नाम लिख दिया हमने, इन प्लेस ऑफ श्री फलाना हु हैज बीन एक्सपायर्ड ऑन दैट डेट ड्यू टू मतलब जो भी उनको बीमारी हुई थी या जो भी आप कारण एक्सीडेंट या जो भी है, ठीक है, ऑन दिस डेट एंड श्री दिस विल क्वालिफाई द रीअपॉइंटमेंट ऑफ दैट पोजीशन, है ना, या ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस फॉर दैट पोजीशन। तो आप इस टाइप से उस लाइन को आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये लाइन हमेशा नहीं आएगी, फिर बता रहा हूं, ये लाइन हमेशा नहीं आएगी, उसी स्थिति में आएगी जब आपका कोई साथी आपका साथ छोड़ गया है, छोड़ना चाहता है, रिजाइन दे रहा है, उसकी टर्म खत्म हो गई है आपके साथ, व्हाटएवर। एक काम और है जो हर साल हमें करना पड़ता है, कैन एनीवन सजेस्ट मी? एक काम और है जो हर साल सजेस्ट करना पड़ता है, कोई अंदाजा? जी बिल्कुल, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर भी आप यूज कर सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज, अगर गलत शब्द हो तो प्लीज आप नेचुरल डिजास्टर यूज कर लीजिएगा। जो मुझे समझ में आया मैंने उतना बता दिया। अगर वहां गलती रही हो तो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेचुरल कैलेमिटी अगर शब्द का अर्थ सही नहीं आ रहा हो तो नेचुरल डिजास्टर यूज कर लीजिएगा प्लीज। एक और काम होता है, कैन एनीवन आइडिया से यस और नो? कोई आइडिया है किसी को? इलेक्शन, देखिए अगर आपकी कार्यकारिणी में इलेक्शन होते हैं तो आप उसके मैसेज को डाल सकते हैं, अदरवाइज एक काम होता है जो हर साल आपको करना पड़ता है,
टू अपॉइंट, आपको सबको पता होना चाहिए कि आपको हर साल अपनी संस्था में, आपने जैसे हम सेक्शन 8 जब चलाते हैं तो वहां पर एक टर्म आता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट, राइट? ऑडिटर अपॉइंटमेंट, ये वो टर्म है। तो हर साल आप उसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं या अलग बदल रहे हैं तो वो आपको देना पड़ता है फॉर ऑडिटर अपॉइंटमेंट। ये हर साल लिखना पड़ेगा आपको, चाहे आप बेशक उसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ऑडिटर, ये मैंने ब्रैकेट में सिर्फ वैसे लिख दिया है ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है? यहाँ पर आ गया शब्द, चलो हटा देता हूँ, कहीं आप लोग नकल के लिए वकल की जरूरत होती है, कई बार गलती कर जाओगे। एज ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीरियड अप टू द नेक्स्ट जनरल मीटिंग, राइट? आपने क्या किया, अगली जनरल मीटिंग तक के लिए उसको अपॉइंट कर दिया, अप टू द नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक के लिए उसको अपॉइंट आपने करने पर विचार करना है, तो वो आपने नोटिस के अंदर डाल दिया है। ऑल मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू रीच in time at the meeting place, right? फिर वही आपका जो जनरल रहता है, थैंकिंग यू, यहां पर आ जाएगी आपकी डेटेड, किस डेट को आपने जारी किया, राइट? और जारी कौन करेगा, सबसे बड़ा मुद्दा ध्यान रखिएगा, जनरल सेक्रेटरी, राइट? इसमें भी गलती मत कर देना, ये हमेशा जारी कौन करता है, जनरल सेक्रेटरी। ये बहुत बारीक चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपका जो प्रपोजल राइटिंग के अंदर आपने जो यूज किया था, क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशन जो पहले हम प्रपोजल राइटिंग से पहले लगाते हैं, जी हेलो। श्रीमान जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे मैं अपॉइंटमेंट किया हूँ 5 इयर्स के लिए ऑडिटर, जी तो सर मैं ही सील साइन करके दिया हूँ, तो उसमें कोई जनरल सेक्रेटरी तो सर, नहीं है? बनाइए बनाइए सर सर बनाइए, जरूरी तो है। जैसे सर मैं 5 इयर्स के लिए अपॉइंट कर दिया हूँ ये। सर हर साल आपको लिखना पड़ेगा, जी सर। हर साल आपको लिखना पड़ेगा, उसी को नाम लिखते रहिए बार 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 बार, क्या दिक्कत है? हाँ आपने हाँ। जिस भी सीए को अपॉइंट किया है उसी का नाम हर साल लिखते रहिए, कोई तो दिक्कत सर नहीं। मेरे को क्या मेरे लेटर हेड में लिखना पड़ेगा ना? बिल्कुल जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। आपको बताया गया था प्रपोजल राइटिंग के दौरान, हम कवर लेटर जो बनाते हैं उसको साइन कौन करता है, जनरल सेक्रेटरी, राइट? तो जनरल सेक्रेटरी की पावर होती है किसी प्रकार के लेटर, एप्लीकेशन, ग्रांट को, जब हम ग्रांट एप्लीकेशन लगवाते हैं ना कहीं भी, तो हम अटेस्ट करते हैं। मैंने बहुत लोगों के साथ एक गलती देखी है, आपकी प्रपोजल को, ग्रांट प्रपोजल को अध्यक्ष साइन कर रहा है। अरे क्यों अध्यक्ष पद की गरिमा को खत्म कर रहे हो भैया? और शायद इसलिए वो प्रोजेक्ट आपका पास नहीं होता है। ये सारे काम आपके जनरल सेक्रेटरी के हैं, हमें यही नहीं पता रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी क्या होती हैं, और शायद इसी कारण हम लोग जो है हर बार हमारी ग्रांट फेल होती रहती है। ठीक है, इसीलिए कई बार कहा जाता है आपसे कि भैया जब भी वर्कशॉप में आओ, जब भी क्लास में जुड़ो, अपनी टीम के साथ जुड़ा करो, अपनी पूरी टीम को कहा करो कि भैया वो जुड़ जाएं। जी, अंशारणा फाउंडेशन। सर, वो रहा था
जैसे जी। सर 5 इयर्स के लिए कर दिया हूँ, तो आगे जब अपॉइंटमेंट उनको अगर हटाना रहेगा तो उसमें फिर कुछ करना पड़ता है क्या सर? सेम जैसे मीटिंग बीच में ही में पास मेरा करना जो पड़ेगा आपको। सर मीटिंग में पास करना पड़ेगा सर आपको। हाँ, मीटिंग में पास करके जैसे जी एमसी के साइट है सर, वहां से सर, हटाने के वो लिए और कुछ वो हटाने के लिए वो उनकी वो करेंगे तब होगा। वो रजिस्ट्रेशन खुद देंगे, उसमें आपका कुछ नहीं चलेगा। जी सर, जी ठीक है जी, इसीलिए कभी भी किसी सीए को 5 साल के लिए अपॉइंट मत किया करो। रिटर अपॉइंटमेंट कर, आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगर वो सीए आपका ढंग से काम नहीं करेगा, फिर आप उससे रेजिग्नेशन मांगना, फिर वो आपसे चार्जेस मांगेगा रेजिग्नेशन के लिए। ये गलतियां मत किया जी कीजिए। सर, जी सर, ठीक है जी। सर। यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई हैं। जॉइंट सेक्रेटरी कब साइन कर सकता है? इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द जनरल सेक्रेटरी, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी की साइन ले सकते हैं, और उस पर आपको फिर अध्यक्ष के भी साइन देने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर जनरल सेक्रेटरी ने साइन नहीं किए, एब्सेंट है किसी कारणवश, तो वहां पर आपके अध्यक्ष को भी साइन करने पड़ सकते हैं। लेकिन देखा जाता है कि आप वो साइन कहां यूज कर रहे हैं। अगर वो साइन आप ग्रांट एप्लीकेशन के अंदर कर रहे हैं, तो अध्यक्ष का साइन डायरेक्टली वहां नहीं चलेगा। अध्यक्ष एक नोटिफिकेशन पारित करेगा, भाई जनरल सेक्रेटरी जो है अभी अवेलेबल नहीं है, वो छुट्टी पर है या जो भी है, तो ऐसे में जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी के साइन को जो है वैलिडेट कर देगा। वो अलग से एक लेटर जारी कर देगा उस एप्लीकेशन पर जिस पर जनरल सेक्रेटरी ने साइन कर रखे हैं, या असिस्टेंट सेक्रेटरी ने साइन कर रखे हैं, सॉरी। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी उसके साथ एक लेटर लगा देगा। वो लेटर सिर्फ आपके रिकॉर्ड में रह जाएगा, ना कि वो फंडिंग एजेंसी के पास जाएगा। बात समझ गए? तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप वर्कशॉप अटेंड करते हैं, महासंघ से जुड़े हुए हैं यार, मैंने आज तक का रिकॉर्ड देखा है आप लोगों का, कि आप लोग अपने अलावा किसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, किसी को सिखाना नहीं चाहते हैं। यार, आपकी संस्था को इंपैनल करने का मतलब क्या होता है? कि आपकी पूरी टीम को इंपैनल कर दिया गया, आपके पूरे एनजीओ को इंपैनल कर दिया गया। लेकिन मैंने आज तक किसी भी संस्था को, किसी भी संस्था की एंट्री नहीं देखी जिसने ये लिखा हो कि भाई बेटिया फाउंडेशन सेक्रेटरी, बेटिया फाउंडेशन प्रेसिडेंट, बेटिया फाउंडेशन ट्रेजरर, जो 2-4 नामों से लॉगिन हुए हैं आपके लोग, कभी नहीं देखा मैंने। और ना ही कभी मैंने वर्कशॉप के अंदर देखा कि आप किसी तीसरे व्यक्ति अपनी टीम को लेकर आए हो। ये सबसे बड़ी कमी है। और यकीन मानिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक संस्था के लिए ऑर्गेनाइजेशनल वर्क बहुत जरूरी होता है, यानी कि टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। और जब तक टीम वर्क के प्रोसीजर को आप फॉलो नहीं करेंगे, जब जब आप उसको इग्नोर करते जाएंगे, तब तक नाकामयाबी आपके कदम चूमती रहेगी। कामयाबी नहीं, नाकामयाबी आपके कदम चूमती रहेगी। लिख लीजिए, कहीं भी मेंशन कर लीजिए ये चीज, मेंशन कर लीजिए ये चीज, आज नोट डाउन कर लीजिए कहीं भी। तब तब नाकामयाबी आपके कदम चूमती रहेगी। ये प्रैक्टिकल चीज है, आज नोट कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अब भी जो लोग भ्रम में जी रहे हो, वो नोट कर लीजिएगा कि अगर आप अपनी टीम को कहीं इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए नाकामयाबी आपके कदम चूमती रहेगी। मैं कितना भी अच्छा सिखा लूं, आप कितना भी अच्छा सीख लें, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की वर्कशॉप होनी है, पता है आपको, सबको पता है। माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ समय मुंबई में थे, स्पेशली वहां से बुलाया गया किसके लिए? इस बैठक पर समीक्षा बैठक करने के लिए। कुछ साथी दूर से थे, कुछ अर्जेंट कॉल थी, तो कुछ साथियों को परेशान नहीं किया गया, लेकिन बैठक की गई, समीक्षा बैठक की गई, उसमें विशेष फैसले लिए गए। जो भी एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को पर्टिकुलर रूप से फॉलो अप किया गया, और उसके बाद दिशा निर्देश जो है पारित किए गए। राइट? अगर आपके यहां पर टीम वर्क नहीं होता है, और आप अगर टीम वर्क प्रोसीजर को फॉलो अप नहीं करते हैं, यकीन मानिए आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ छोड़िए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइएगा, यू कैन नेवर अचीव द सक्सेस इन योर लाइफ। और ये बात मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? मैंने आपसे कहा कि आपको, मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, 4 साल का रिकॉर्ड है, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है, मैंने आज तक किसी भी संस्थान की एंट्री नहीं देखी
ध्यान रखिएगा, एंट्री आपको उसी हिसाब से करनी है जैसे आपने अपने नाम से एंट्री की है भाग्योदय सेवा संस्थान, ठीक है। लेकिन भाग्योदय सेवा संस्थान का अगर कोई दूसरा व्यक्ति एंट्री कर रहा है, मीटिंग में जुड़ रहा है, तो उसको मेंशन करना होगा सेक्रेटरी भाग्योदय सेवा संस्थान, प्रेसिडेंट भाग्योदय सेवा संस्थान, ट्रेजरर भाग्योदय सेवा संस्थान, वटएवर जो भी संस्थान का नाम है, उससे पहले अपना पद लगाते हुए उसको एंट्री दिलवानी है। हम बिल्कुल भी मीटिंग से बाहर नहीं करते, किसी भी संस्थान को हम बाहर नहीं करते। भाग्योदय संस्थान यहाँ पर 2 आईडी से लॉगिन हो सकता है, उनके 2 मेंबर जुड़ के सुन रहे हो सकता है यहाँ पर जो है एक और संस्थान है अवध फोकन आर्ट ग्रुप, 2 जगह से एंट्री है उनकी, वो हो सकता है 2 लोग सुन रहे हो। अगर आप 5 लोग भी एंट्री करेंगे मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, लेकिन सर आप टीम वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत ही चिंतनीय विषय है। और आपके नाश अनर्थ कुछ भी कह लीजिए, उसका मुख्य कारण वही है, आपकी तंगी, ग्रांट ना मिलना, 24 घंटे आपका रोना रोना कि सर हम सक्सेस नहीं हो पा रहे, सर हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। बिना टीम वर्क के कुछ नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं आप, बिना टीम वर्क के कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग वाकिफ होंगे राजेश लठवाल साहब से, जिनकी रोज एक पोस्ट आती है ग्रुप के अंदर, जो अपना भंडारा चलाते हैं, भोजन सेवा चलाते हैं, सब परिचित होंगे, जो राष्ट्रीय जो मासिक संबंध संस्थाएं सब परिचित होंगे। जो उनकी पोस्ट, किसी की पोस्ट आए ना आए, मेरी पोस्ट आए ना आए, लेकिन उनकी पोस्ट जरूर आती है पर डे। वो हाँ, रोटी बैंक, जो रोटी बैंक नहीं कह सकते, भंडारा चलाते हैं सर, वो लंगर सेवा चलाते हैं। तो इस बार हालांकि वो कभी भी क्योंकि उनकी माताजी की सब तबीयत खराब थी, पिछले कुछ वर्षों में लगातार उनकी माताजी की तबीयत खराब रही, इस वजह से वो बाहर बहुत कम आ जा पाते थे। अपने यहाँ पर कार्यक्रम करते रहते थे वो समय समय पर, हम लोग उनके कार्यक्रम में गए भी हैं, लेकिन वो कभी महासंघ के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा पाए कुछ विशेष कारणों की वजह से, क्योंकि माताजी बीमार थी। लास्ट ईयर भगवान नाराज हुए उनसे और माताजी का देहांत हुआ। अभी कुछ समय पहले ही हम कुछ साथी वहां पहुंचे थे, कृष्ण खरब जी हमारे साथ पहुंचे थे, अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन वाले हमारे साथ पहुंचे थे, तो हम लोग वहां गए भी थे। अब उसके बाद से जब उनको लगा कि ठीक है, अब वो एक देखिए पारिवारिक जिम्मेवारी अलग चीज थी, अब उनको लगा, हालांकि उन्होंने कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट वो चाहते भी नहीं, उन्हें अपना रोटी बैंक या लंगर बैंक जो भी आप कहें उसको, वो लंगर चलाना है। लेकिन इस बार वो वर्कशॉप में अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं, उन्हें कोई ग्रांट के लिए नहीं, वो किसी दूसरी ग्रांट के लिए कभी भी वो इन्फॉर्मेशन के लिए टैग नहीं करते, कभी किसी के लिए फोन नहीं करते, सर ये ग्रांट कौन सी आई उन्हें पब्लिक डोनेशन मिल रहा है, दैट्स इट सर, पब्लिक डोनेशन में कहाँ दिक्कत आ रही है वो उससे जानकारी ले लेते हैं, दैट्स इट। लेकिन इस बार वो अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। सर जब तक आप अपनी टीम के साथ, वो शायद कभी वर्कशॉप में भी नहीं जुड़े, खैर उनका पर्सनल रीजन है जो भी रहा हो, लेकिन वो कुछ चीजों को फॉलो अप करना आपने स्टार्ट कर दिया है। और याद रखिएगा, आप तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक आप टीम वर्क नहीं करेंगे। आपको अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता है। काफी लोग कहते हैं सर हम प्रोजेक्ट लगाते हैं, बहुत अच्छे से कंसल्टेंट हम देख चुके, सब कुछ कर चुके, लेकिन हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला। अरे भैया, आप अपने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेशन में अध्यक्ष की सील मार के भेज रहे हो, कहां से पास हो जाएंगे? अध्यक्ष की वैल्यू आपने इतनी गिरा दी, अध्यक्ष की वैल्यू आपने इतनी गिरा दी, वो काम अध्यक्ष का नहीं है, उसको सील करने का काम है जनरल सेक्रेटरी का। और बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो जानते हैं उन्हें अच्छे तरीके से पता है। मेरी खुद की संस्थान में राष्ट्रीय जो महासंघ से अलग मेरा अपना जो प्लेटफॉर्म है माधव जन कल्याण फाउंडेशन, उसमें आप यकीन नहीं करेंगे, शायद बहुत कम लोगों को यकीन होगा, लेकिन जो सच है वो सच है कि मेरी इस खुद की संस्थान में जो व्यक्ति 50,000 प्लस का डोनेशन दे लेता है, उसके बाद, डोनेशन देने के बाद, वो मेरे साथ एक चाय पर या किसी नाश्ते पर या डिनर पर अलाउड होता है मेरे साथ बैठने के लिए। मेरे पर्टिकुलर संस्थान में मेरी वैल्यू वो है। मैं आपकी तरह कट्टा रसीद लेके खुद नहीं भागता कहीं भी। आपकी वैल्यू आपके अपने हाथ में होती है, और
लॉ भी यही कहता है, सिर्फ वैल्यू की बात नहीं, लॉ भी यही कहता है अध्यक्ष के नाम से अगर मैं सील लगाकर भेजूंगा मेरा प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। बड़ी प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। आप कवर लेटर पर अध्यक्ष के साइन करवा देंगे, प्रेसिडेंट के साइन करवा देंगे, वो वैलिड नहीं है। सेक्रेटरी का काम है यार वो। जब आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता ही नहीं है। कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू कर रखा है? एक बार मी लिख के संपर्क कीजिएगा, एक बार मी लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, जिन लोगों ने एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू कर रखा है उसके बाद संस्था चला रहे हैं। हैंड रेज कर दीजिएगा, मी लिख दीजिए। देखा, यह है वास्तविकता। इसलिए आपको नहीं पता कि आपकी रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। यही मेन कारण है कि आप क्यों फेल हो रहे हैं। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू करने चाहिए, अरे एटलीस्ट जो सिखाया जा रहा है उसको तो फॉलो कर लीजिए। 50 बार कहा है आपसे, आपकी टीम को लेकर आइए। सर फाइनल में छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, आप प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आपकी क्वालिफिकेशन, ध्यान रखिएगा, जैसे टीचर्स के लिए लागू कर दिया गया, अब बीएड के अलावा व्यक्ति टीचर की भर्तियां नहीं देख सकते। प्राइवेट स्कूलों तक ने अपॉइंट करना बंद कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही आने वाले समय में एक लगाम और कसने वाली है आपके ऊपर कि अगर आपने बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू कर रखा है तो आप संस्थान खोल सकते हैं, तो आप इन पदों फला पदों पर रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रहेंगे। आगे ये नियम जल्द ही आने वाला है, मैं अभी कह रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा बनने दीजिए, 2030 तक ये नियम भी लागू हो जाएगा। लिख लीजिए, आज पब्लिक कैंपेन में बोल रहा हूं मैं, ये लागू होने वाला है। संस्था की मुख्य कार्यकारिणी में बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू से कब कोई व्यक्ति चलेगा नहीं। और आज भी कह रहा हूं, मौका दे रहा हूं फिर से, जितनी बार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको कुछ सिखाता है उतनी बार आप लोग उस सर्टिफिकेट के लिए भी वैलिडेट होते हैं जो आज तक आपने लिया नहीं है। कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको प्रोवाइड करता है इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से। वो प्रोसीजर हम अपनी वेबसाइट पर लेकर आने वाले हैं, बताया मैंने आपको फिर से। की एक्सेस अगर आपके पास है तो आप कोर्स को अटेंड कर पाएंगे, वहां से एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है, वैलिडेट है, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट, जिसको आप कहीं भी चेक करवा सकते हैं, कहीं भी आप लगा के देख सकते हैं कि वो वैलिडेट है या नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपने आप में कोई रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है। रजिस्टर्ड एंटिटी का मतलब रजिस्टर्ड है, राष्ट्रीय महासंघ यूनियन एक्ट में है, ये सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो संस्थाओं को ट्रेनिंग देते हैं और उनको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया हुआ है। अब उनके कोर्सेज को मैं प्रोवाइड करूंगा अपनी भाषा में, अपनी वीडियोस के रूप में, जो आपको हमारी साइट पर मिलेंगी। आपको उन्हें कंप्लीट करना है, कोर्स को डेली अपना एक चैप्टर अटेंड करना है उससे, और जैसे ही अपना कोर्स आप कंप्लीट करते हैं उस पर्टिकुलर अथॉरिटी से आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। अरे कल को आपके पास बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू नहीं हुई, कम से कम ये 10 20 50 सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो जाएंगे ना, तो कल को आप क्लेम कर सकते हो कि सर एग्जैक्ट नॉलेज मेरे पास है उस चीज की, एक एक्यूरेट नॉलेज मैं रखता हूं, तो मैं इसके लिए पात्र हूं। एटलीस्ट आप क्लेम कर सकोगे। कई बार सिखाया, कई बार बताया है, अब भी नहीं मानोगे तो आप गर्त में जा रहे हो, मैं गर्त में नहीं जा रहा हूं। मैं कहीं भी गर्त में नहीं जा रहा हूं, आप गर्त में जा रहे हैं। 50 बार समझाया, जब भी आए इन मीटिंगों में भी जोड़े, अपनी टीम को जोड़िए। हर व्यक्ति को उसके काम की वैल्यू पता होगी, उसकी पोजीशन की वैल्यू पता होगी, तो आप संस्था सही चला पाओगे। सिर्फ आपके बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके फैसले लेने से कुछ नहीं होगा। सक्सेस मिलेगी, लिमिटेड मिलेगी। कितना भी अच्छा आप सीख लीजिए मुझसे, कितने भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइएगा, और भी मैंने कहा था ना, बहुत धुरंधर पड़े हुए इस लाइन के अंदर, किसी से भी जुड़ जाइएगा, कोई कामयाब नहीं कर पाएगा अगर आपके पास टीम वर्क नहीं है तो। और ये अब लास्ट रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ये रिक्वेस्ट मैं बार बार नहीं है क्या करूंगा, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म ही अलग चेंज होने वाला है। 24 या 25 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या चीज खो चुके हैं या क्या चीज खो देंगे आप 24 से 25 के बाद, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फिर कोई नहीं बताने वाला, फिर पैसा पे करना और तमाशा देखना, पैसा फेंक तमाशा देख। अगर उस चीज में आप खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर समझा रहा हूं, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत अच्छे परिचित हैं, मतलब एक तरीके से ऐसा व्यवहार है जो मुझे 2-4 बार दिन में कॉल कर लेते हैं या किसी से संबंध में बात होती है। यार उन लोगों की मैं हैरान हूं सुन के,
मैं कहा सर अकेला आ रहे हो? हाँ सर फैमिली में। अरे ठीक है, फैमिली अलग जगह है, फैमिली लेके नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं। टीम कहाँ भाई आपकी? टीम का तो जिक्र ही नहीं है, टीम का तो जिक्र ही नहीं है। अब भी इतना 4 साल से भोगता जा रहा हूं, भोगता जा रहा हूं, उसके बावजूद ये हाल है। कोई कामयाब नहीं कर पाएगा सर आपको, ये लिख के ले लीजिए। आप वहीं रह जाएंगे जहां हैं आप। ऐसे ही रोज नए महासंघ बनते रहेंगे, यहां छोड़ के किसी और में जुड़ जाना, ठीक है? यहां से छोड़ के किसी और से ज्ञान ले लेना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल बनते जाएंगे, रोज बन रहे हैं, बन चुके हैं, बनते जाएंगे। वहां जुड़ते जाना, सीखते जाना, लेकिन उद्धार आपका कभी नहीं होगा जब तक आप अपने आप में चेंज नहीं करेंगे, तब तक। हम सोचते सिर्फ सारा ज्ञान हमारे पास हो। अरे यार, हमारे पास सारा ज्ञान होगा तो हम तानाशाह कहलाएंगे, हमारी टीम हमें तानाशाह की नजर से देखेगी। वो ये नहीं देखेगी इस पास नॉलेज है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। वो सोचेगा यार तानाशाह है, ये हमारे ऊपर नहीं निकालता रहता है। आप तानाशाही मत कीजिए, आप उनको ऐसी वर्कशॉप मीटिंग में जोड़िए, उनको पता लगे उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। फिर आपको सीधा सा एक जवाब देना है, भाई क्या बताया था यादव जी ने, ये काम आपकी जिम्मेवारी है, आप करो। फिर उसे नहीं लगा कि आप तानाशाही कर रहे हैं। और टीम वर्क जब तक नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आई थिंक सो समय बहुत हो गया है। मैं आज की मीटिंग को यहीं पर रोकना चाहूंगा, और इससे बचा हुआ सेशन हम आगे लगातार अब कंप्लीट करेंगे इसे, क्योंकि हमने बात की है डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन अपने आप में छोटा बड़ा पार्ट नहीं है, बहुत लंबा पार्ट है। शायद 15 दिन हमारे डॉक्यूमेंटेशन में ही निकल जाएंगे। अभी जब हम सिर्फ जनरल मीटिंग्स की रजिस्टर की बात करेंगे तब 15 दिन निकल जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जाते जाते अब से अलविदा लेते लेते मैं कोई ऐसी चीज छोड़ जाऊं जो आपको ना पता हो। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ लगातार लेके चलूंगा, ठीक है? और 25 तारीख के बाद आपके सीजन बंद हो जाएगा, पता होगा आपको। केसबुक सीरीज बंद होने जा रही है 25 तारीख के बाद से। सिर्फ संडे क्लास हुआ करेंगी, और वो भी हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए, जिनके पास ऑथेंटिक कीज हैं। हमारे जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स, जो नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए जाएंगे, उनकी आपके लिए सिर्फ संडे टू संडे क्लास रहा करेगी। अब रोज क्लासेस बंद हो जाएंगी आपकी, सिर्फ संडे, एवरी संडे। तो जो ज्ञान आपको 28 या 30 दिन मिल रहा था, अब आप महीने में सिर्फ 4 दिन मिला करेगा। सब कुछ आपकी बदौलत है, क्योंकि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। आपको 50 बार कहा हुआ है लाइक शेयर कमेंट करने के लिए, गिने चुने लोग उस फॉर्मेलिटी को निभा रहे हैं तो फॉर्मेलिटी की तरह निभा रहे हैं। याद दिला देता हूं, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब आप वर्कशॉप या मीटिंग से कुछ सीखते हैं तो ग्रुप में लिखा करो, जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले। एक दिन लिखा हमने, 2 दिन लिखा, 1-2 साथी ऐसे जो आज भी लिख देते हैं कि भैया मीटिंग शुरू हो गई, जुड़ जाओ। लेकिन हम वो लिखना भूल चुके कि भैया आज हमने मीटिंग में बहुत कुछ नया सीखा, और अगर हमने यही नहीं सीखा तो हम घंटा संस्था चला रहे हैं, है ना? जब तक आपको मिलने वाले ज्ञान की आप इंपॉर्टेंस लोगों को नहीं दिखाएंगे, नहीं जताएंगे, तब तक बाकी के लोग एक्टिवेट नहीं होंगे। और आप किसी को एक्टिवेट करना नहीं चाहते, आप चाहते सारा ज्ञान मैं ही समेट लूं। और याद रखिएगा, आप भी समेट के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि टीम वर्क के बिना आप कुछ भी नहीं है। टीम वर्क के बिना आप खुद भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भी एक गलती करते आ रहे हैं, टीम वर्क। आपने टीम वर्क को इग्नोर किया है आज तक, आज भी इग्नोर कर रहे हैं। अब आप बेशक इग्नोर करते रहिए सर, हम अपनी दौड़ शुरू कर चुके हैं। अब हम खुद में कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे। मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं सर ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, आपकी संस्था 10 करोड़ पे पहुंच जाएगी। शायद मैं बेवकूफ हूं, बहुत अच्छी बात है। क्यों ना मैं इतना एफर्ट्स अपनी संस्था पर लगाऊं। जब आपको 30 या 31 जुलाई तक पता लगेगा कि माधव जल कल्याण फाउंडेशन करोड़ों में खेल रहा है, ऑटोमेटिक आपकी खुजली जगेगी, फिर आप दिल्ली तक भाग के आया करोगे। अभी मैं बुला रहा हूं वर्कशॉप्स में, तो आप नहीं आ रहे हैं। फिर आप दिल्ली 2 दिन रुका करेंगे कि सर का अपॉइंटमेंट मिल जाए, तब हम उनसे मिलके जाएंगे। तो 2 दिन होटल में रुकना, खर्चे उठाना और फालतू की चीजें करना, और बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं उनके पास घूमते रहना, फिर बहुत अच्छा है। आप लोग जिस गति में चल रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर भी चुके हैं तो भी सिंगल आ रहे हैं, आपकी स्थिति वही होने वाली है। सिंगल आ रहे हैं, आपकी स्थिति वही होने वाली है। ज्यादा ज्यादा आप प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेंगे, ज्यादा ज्यादा आप जो डेली या वनडे क्लासेस रहेंगी, ऑड इवन क्लासेस जो रहेंगी, उसके लिए अपॉइंट हो जाएंगे बस। लेकिन आप तक ही तो सीमित है ज्ञान, और अकेला व्यक्ति इंप्लीमेंट नहीं लेके आ सकता, अकेला व्यक्ति कोई बदलाव लेके नहीं आ सकता। ये प्रैक्टिकल चीज। मैं कोई काम करता हूं, मेरी
जो है कोर कमेटी अलग है, उनके साथ चर्चाएं होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ मैंने अभी आपको फोटो दिखा दी, सर मुंबई थे, ठीक है, बुलाया गया वहां से, आए हुए थे दिल्ली, मौके का मैंने फायदा उठाया, सर को बुला लिया। अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन से जो सचिव, राष्ट्रीय सचिव पद पर हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में, पास में ही गुड़गांव से अवेलेबल थे, तो उनको बुला लिया। हालांकि मैं बेटिया फाउंडेशन को फोन करता, लेकिन मुझे पता था कि मेरठ से एकदम 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस में आना मुश्किल था, इसलिए मैंने फोन नहीं किया। मैं चलो कोई नहीं, मैम को मैं टेलीफोनिकली सूचित कर दूंगा। शिवलाल जी की तबीयत खराब थी, इसलिए कुछ चीजें पहले से डिस्कस कर ली गई थी कि चलो कोई नहीं, उनको फोन के द्वारा सूचित कर देंगे। तो जो लोग पास में अवेलेबल थे, जो शॉर्ट नोटिस पे आ सकते थे 2 घंटे के अंदर, उनको बुला लिया गया, मीटिंग की गई, कुछ नई चीजें निकाली गई, विवेचना की गई कैसे उस वर्कशॉप को कंडक्ट करना है, कैसे उसको आगे बेहतरीन रूप से हमें सब चीजों को लेकर चलना है। तो बिना समीक्षा बैठक या बिना टीम वर्क के कुछ नहीं हो पाता है, ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। हमारे कृष्ण खरब जी हैं, उनको कुछ जिम्मेवारियां दी गई हैं कि सर ये फॉर्मेलिटीज आपके लिए हैं, ये आपको पूरी करनी है, वहां पर जब आप आओ तो ये तैयारियों के साथ आना। जो मेरे साथी हैं, प्रिय हैं, जो राष्ट्रीय जो महासंघ के प्रति समर्पित हैं, जिनको जो मुझे अपना मानते हैं और मैं उनको अपना मानता हूं, तो उनसे जिम्मेवारियां दी गई हैं। आप लोगों में से कल बहुत सारे लोगों ने कुछ जिम्मेवारियां उठा ली, कुछ लोगों ने पंखे डोनेट किए जो हमें वहां पर करने हैं। तो देखिए ये टीम वर्क है, मैं कहीं ना कहीं आप सब लोगों से टीम वर्क तो कर रहा हूं, आप सब लोगों से सजेशन लेता हूं कि भैया कौन सा टॉपिक लेके चलना है। ये क्या है, टीम वर्क ही तो है भैया, आप क्यों इसमें अपने आप को अलग मान रहे हो? आप ही बताते हो सर इस टॉपिक को लेके आओ, नहीं तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में हम 5-7 लोग कितने टॉपिक सोच पाएंगे? तो वो टीम का हिस्सा आप भी हैं। जब मैं आपको साथ लेके चल रहा हूं, आप अपनी टीम को लेके नहीं चल रहे हो यार, जो आपकी संस्था की खुद की राष्ट्रीय का मतलब गवर्निंग बॉडी है। प्लीज अपनी गलती को जितना जल्दी हो सके करेक्ट कर लीजिए प्लीज। मैं फिर कह रहा हूं, यहां 20 मेंबर जो जुड़ते हैं ना, अगर सब लोग अपने अपने 5-5 मेंबर भी लेके आए तो हर मीटिंग 100+ की चलती रहेगी। उस दिन मुझे सोचना पड़ेगा भैया अपने जूम मीटिंग को अपग्रेड कर लूं, क्योंकि 100 से काम नहीं चल रहा। 30 लोग हो गए और 7-7 लोग सबने अपने जोड़ दिए, तो भैया यहाँ पर 210 लोगों के लिए जगह होनी चाहिए मेरी प्लेटफॉर्म पर। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अरे नुकसान मेरा होगा ना, 15-20 हजार रुपये मुझे देने पड़ेंगे ना जूम को अपग्रेड करने के लिए, जहां पर मैं 100 से ज्यादा लोगों को एंट्री दे पाऊं। वो मेरी हेडेक है, वो मेरी हेडेक है। आप अपनी टीम को सिखाइए भाई, जब तक उनको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता है। और मैं फिर बता रहा हूं, ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर चल रहा है, इसके अंदर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैंने एड ऑन किया हुआ है। अब भी आप नहीं सीख पाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, और आगे ये जानकारियां फ्री में मिलना बंद हो जाएंगी, ठीक है? फिर पेड सीखना और फिर भी इंप्लीमेंट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो आप जहां आप अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। अब मैं मीटिंग को जो है माननीय प्रदीप सर को हैंडओवर कर रहा हूं। सर अपने शब्दों के साथ इस मीटिंग को आप एंड की ओर लेके चलिएगा। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। देखिए सर, जो अभी हमने लास्ट के मोमेंटों में जो शुरू कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ये जो अभी सर ने आपको कार्यवाही का गवर्निंग बॉडी की में जो एनुअल मीटिंग होती है, उसमें हमें क्या क्या प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। देखिए हिंदी भाषा में यही होता है कि प्रस्ताव, जो हमारे प्रस्ताव होते हैं उनको क्या क्या पारित किए जाते हैं, ये सर ने बताया। और ये बहुत जरूरी है सर, ये सालाना बैठक आपको एक रजिस्टर में अंकित करनी बहुत जरूरी है। और इसमें जैसे सर ने बताया 3/3 3rd by 4th अपने आपके मेंबर उसमें प्रेजेंट हो, आपको लिख के रख लेना है। और देखिए अगर आपके प्रेजेंट भी नहीं हो, चाहे बाद में सिग्नेचर कराना, मगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स जरूर होना चाहिए सर। क्योंकि जो अभी जैसे सर ने एक नोटिस दिखाया, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे कि आपकी मीटिंग में कौन था नहीं था, वो फिजिकली रूप में नहीं देख रहे, मगर आपके रजिस्टर में क्या क्या चढ़ा हुआ है। रजिस्टर में आपके 10 की कार्यकारिणी है, तो उसमें आपके 8 मेंबर थे या 5 थे। अब ये नहीं आपने 3 मेंबरों के सिग्नेचर कर दिए, प्रेसिडेंट, कैशियर, सेक्रेटरी, सर नहीं, इस पे आपके ऑब्जेक्शन उठ जाएगा और आपकी वो जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको डिसॉल्व माना जाएगा। और सरकार के द्वारा जो डीसी ऑफिस है, डीएम ऑफिस है, या रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई भी आपको नोटिस इशू हो सकता है और आपकी कमेटी पर एक धब्बा निशान लग सकता है, आपको कोई भी नोटिस इशू कर सकते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल लीजिए सर। मैं हमेशा ही आप लोगों से कह रहा हूँ, जो बेसिक नीड्स, हम कितना भी अच्छा प्रपोजल लिख लें, कितनी भी अच्छी बैलेंस शीट हो, हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है और बेसिक, क्योंकि इसका बेस है नींव, ये फाउंडेशन है,
सर जब आपकी फाउंडेशन ही अगर अच्छी नहीं होगी तो आप इस पे बड़ा मकान नहीं बना पाएंगे। और हम ये सोच रहे हैं आपको मल्टी स्टोरी, हम तो बुर्ज खलीफा वाली बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमारी जो एनजीओ है सबके जो सबके जो इसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो कि हम इस पे सब पे बुर्ज खलीफा बना सकें। बुर्ज खलीफा सर 10 CR का जो आपको टारगेट दिया जा रहा है, इसीलिए दिया जा रहा है। मैं लास्ट पिछले फाइनेंशियल से 10 CR कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाई मुझे तो चाहिए। अभी सर से देखिए, अभी उस दिन सर ने 10 कहा तो मैंने भी सर से चैलेंज ले लिया, नहीं सर आप 10 करेंगे, मैं 20। ठीक है सर, मैं एनजीओ में वो है चाहे सर, सब हमारे वो है जनक है, फाउंडर है, मगर मैंने कहा नहीं सर, अब कम से कम कोई तो आ गया है सर, मैं कोशिश करूंगा। नहीं आपको बीट कर सका तो कोई नहीं, कोशिश तो करना चाहिए सर। मैं तो चाह रहा हूँ आप में से कोई निकले, हमसे 30 का टारगेट ले, मुझे बहुत खुशी होगी कोई 30 का टारगेट लेगा। कम से कम जब तक कंपटीटर नहीं आएगा हमें काम करने में मजा नहीं आएगा। आज मार्केट में सर क्यों प्राइस इतने अप हो रहे हैं? क्यों एक ही कंपनी, सब पहले देखिए बजाज स्कूटर था, उसको भी क्या हमारे जो 87 से पहले वो ब्लैक में मिलता था, क्योंकि एक ही कंपनी थी बजाज, उसी का अपना वो चलता था मोनोपोली, ब्लैक में देगी, गैस भी ब्लैक में आती थी। और जब से कई LML, वेस्ट पावर, इतनी कंपनी आ गई, आज वो नहीं दे रहा, वो दे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन में ना फिर लोगों को ये रहता है एक की मोनोपोली नहीं चल पाती, उसकी डिक्टेटरशिप नहीं चल पाती। तो इसलिए सर आप लोग भी आए, आप लोग भी करें, कोशिश तो करें। अब सर कोई 10 CR कोशिश करें सर, हो जाएगा, बहुत पॉसिबल है सर। तो लगा हुआ हूँ मैं भी, सर भी अपने काम पे लगे हुए, मैं भी काम पे लगा हूँ। मैं तो आप लोगों से चाहता हूँ। और देखिए सर, ताज्जुब वाली बात है, किसी ने अभी तक भी आपको 10 CR का मुझे टारगेट 20 CR का टारगेट लिए हुए शायद 1 हफ्ता हो गया, किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की। सर मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे कुछ बताओ, क्या मैं प्रोजेक्ट डालूं, क्या वो डालूं, सोचना ही नहीं चाहते। जैसे सर अभी बार बार कह रहे थे, आप टीम वर्क या कुछ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारी तो वो इच्छा है कि हमें यार अपनी एनजीओ चल रही है, हमारे मोहल्ले पर हम 5 लोग हैं मिलके, हम 100 रुपए महीने देते हैं, हमने कुछ करना तो है नहीं, बस समाज में दिखाने के लिए कि हम सोशल वर्कर हैं। हमने एज ए शो पीस अपने आप को रखा हुआ है, हम काम नहीं कर रहे वहाँ। भाई कहीं से कोई फंडिंग आ जाएगी, हम ये मान के सोचे कि कहीं से कोई हमें फंडिंग दे जाएगा, हम किसी के पास जाएंगे नहीं, हम अप्लाई भी नहीं करेंगे। अप्लाई सर करेंगे कहाँ से? अपने डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं कर रखे, हमारी बैलेंस शीट ही बार बार हम फेसबुक सीरीज 1 से कह रहे हैं सर आपकी बैलेंस शीट को बढ़ाइए। सर आप जब तक अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, समाज जैसे आपकी वैल्यू नहीं होगी तो आपको समाज में रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ऐसे जब तक आपकी बैलेंस शीट ज्यादा बड़ी नहीं होगी, आपको बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, और आप उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहे। आप सर ने कहा, सर आपको बार बार कितने कह रहे हैं, अच्छा भी कह रहे हैं, गुस्से में भी कह रहे हैं, मगर हम सब लोगों ने एक ही बात सीखी कि हम नहीं सुधरेंगे। तो सब हमने भी सर डिसाइड कर लिया कि 25 तारीख तक हम लोग आपको क्लासेस दे रहे हैं, बाकी आप वीडियो देखिए करिए, क्योंकि अब जैसे सर ने अभी कहा कि कोई हमने किसी का, सर देखिए मैं शब्द बहुत बुरा है कि सब ठेका किसी का नहीं ले रखा, पहले अपने आप को, जैसे सर ने कहा, तो सर वही हाल मैंने भी कर लिया है वैसे, क्योंकि मैं तो खैर रिजाइन कर चुका हूँ, मगर रिजाइन वैसे कर चुका हूँ सर, मगर आज भी मैं महासंघ के प्रति समर्पित हूँ। महासंघ में भले क्या अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हूँ, मगर सर अपनी पूरी जिम्मेवारी आज भी समझ रहा हूँ कि भाई मैं अध्यक्ष का उसमें, जितनी मेरे को पहले जरूरत थी, जितना मैं पहले समर्पित था, शायद आज मैं उससे पहले ज्यादा समर्पित हूँ, क्योंकि पहले मेरे पास पद था ना, तो मैं कई बार मीटिंग भी छोड़ देता था, मगर मैंने कहा नहीं यार सर, अब कोई लोगों के मन में होगा यार इन्होंने तो अध्यक्ष पद छोड़ दिया, तो अब तो ये मीटिंग में जुड़ेंगे नहीं। सर अब मेरे पास ज्यादा देखो सर तो सर अब मैं ज्यादा उससे जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है सर, मुझे क्योंकि कंपटीशन, सर आप लोग कंपटीशन में आएंगे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे कुछ सीखना है सर। देखिए क्योंकि यहाँ मैं, मेरी भी एज काफी हो चुकी है सर, मैं खुद 57 का हूँ, मगर सर आज भी कुछ करने की उम्मीद है, एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। और सर 10 CR नहीं सर, मेरा टारगेट है, जैसे हमारा जो मैं अध्यक्ष पद पे था, तो मैंने सर को ये कहा था कि भाई मेरा जो सपना था, आज भी सपना बरकरार है, जो भी अभी जो भी अध्यक्ष बनेंगे उसको मैं एक ही बात कहूंगा, और उसके साथ कदम से कहूंगा नहीं सर, उनको सब मेरा सपोर्ट रहेगा, और सर के साथ मैं उसी सपोर्ट पे, क्योंकि मैंने जिस दिन, जब तक इस महासंघ की जो हमारी कार्यकारिणी, इसकी वर्कशॉप जब तक मैं दुबई में नहीं करवा दूं, सर मेरी इच्छा थी, अध्यक्ष पद पे था जब भी इच्छा थी कि मैंने वर्कशॉप की जो 10 CR के अपने जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोगों को 10 CR की बैलेंस शीट
कंप्लीट कर लेंगे। सर उन सब के साथ मिलके हमने दुबई में एनजीओ, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की वर्कशॉप करनी है। ये सर मैंने अध्यक्ष पद रहते हुए कहा था, और सर मैं इस पे भले क्या अध्यक्ष पद पर नहीं हूँ, मगर आज भी मैंने ये प्रण समझ लीजिए या क्या, कि भाई मैंने ये दुबई में जो आगे माननीय अध्यक्ष आएंगे उनसे या सर से, चलो वो उनसे तो संपर्क है ही, सर से रिक्वेस्ट करके किसी भी तरीके से, सर मुझे दुबई में वर्कशॉप, मैंने जो सपना देखा था उसे मैंने पूरा कराना है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग देखिए, क्योंकि जो नए लोग आएंगे वो पता नहीं क्या किस टाइप को, आप सब लोगों के सामने ऑप्शन है, बहुत उम्मीद है। तो और मुझे विश्वास है कि अभी कुछ लोग जैसे प्रेमा मैडम है, मानव समाज है, और ओम निर्माण भारती जी है, अपने कृष्ण खरब जी है, और ये सब मिलकर बहुत अच्छा टारगेट कर सकते हैं। अब ये राजपूत कल्याण समिति है, उमेश जी है, हमारे अनिल जी थे, चेतना मैडम, डॉक्टर शिवला, और इतनी बढ़िया टीम है, बिटिया फाउंडेशन से मैडम है, राजेश लठवाल जी है। हमारे पास टीम की कमी नहीं है सर। हमने ना ये सोचा हुआ है कि एक कहावत है ना कि भाई बुजुर्गों पहले वाले कहावत, क्योंकि हम, हमारे माँ बाप हमें सीख देते थे, बेटा बड़ा मत सोचना, छोटा घास खा लेना, ज्यादा बड़ा मत निकलना, बेटा जो मिले ना उसी में गुजारा कर लेना। क्योंकि हमारी मेंटलिटी वही है कि जी हमारे माँ बाप ने कहा था ज्यादा बड़ा मत सोचना बेटा, रिस्क मत लेना, रिस्क में नुकसान हो जाता है। मगर सर आज रिस्क नहीं, कि एक का वो कहिए इतनी लंबी चादर, जितने लंबी चादर उसको सर चादर को बड़ी करना है। सर हमारे पास जो सिंगल बेड की चादर हम डबल बेड की कर लेंगे। हम आज पहले 10 फुट की चादर थी, आज हम 20 फुट की करेंगे। सर हमने ये करना है 2023-24 में ही। मैं तो सोच के 23-24 में ही मुझे 10 CR की, चाहे मुझे 10 NGO मिले सर, मैं हाँ मुझे मुझे वर्कशॉप दुबई में करवानी है उस दिन तक, और मैं हमेशा महासंघ के साथ हूं। यही मेरा सपना था, है और रहेगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग ये ना सोचे कि सपने देख रहा हूं मैं, सर मैं उनको पूरा करके दिखाऊंगा। सपने देखना, सब लोग को सोचेंगे सर 10 CR सर ने क्या दिया। सर मैं आपको जब सर ने टारगेट दिया ना 20 का, सर ज्यादा बड़ी बात तो तौबा है, ज्यादा बड़ी बात कभी नहीं बोलनी चाहिए सर। 20 से ना प्लस ही होगा, उसमें माइनस नहीं होगा। ये सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद होगा। और इन्हीं के साथ सभी को शुभ रात्रि। ओवर टू यादव जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और मैं फिर कह रहा हूं, बिना टीम वर्क के कुछ भी संभव नहीं है। अपनी आदत को आज से सुधार लीजिए, कल से प्रयास कीजिए, आप अपनी पूरी कार्यकारिणी को दिशा निर्देश जारी कर दीजिए, एक नोटिस जारी कर दीजिए कि अब आपको हमारे प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के वर्कशॉप में जुड़ना अनिवार्य है। अभी अभी सिखाया ना आपको नोटिस जारी करना, कर दीजिए जारी। जो लोग कहते हैं कि सर मेरी कार्यकारिणी के मेंबर ही ऐसे नहीं है, वो लोग एक्टिव ही नहीं है, वो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो लोग नदारद रहते हैं, सर मैं ही अकेला इकलौता हूं, तो सर बिल्कुल किक ऑफ कर दीजिए, उनको किक ऑफ कर दीजिए। क्योंकि मुझे वो नाम ध्यान, ओशो मूलम अनर्था नाम कुछ ऐसा था शब्द, ये नाश की जड़ बन जाएंगे आपके लिए, याद रखिएगा। फिर कह रहा हूं, अगर आप कहते हैं कि आपकी कार्यकारिणी के मेंबर सही नहीं है, एक्टिव नहीं है, तुरंत रिप्लेस मारिए, तुरंत रिप्लेस मारिए। ऐसे लोगों को छाट के लीजिए अपनी संस्था में जो एक्टिव हों, बिल्कुल रिप्लेस कर दीजिए उनको। 2/3 बहुमत पास करवाइए, उन्हीं के माध्यम से उनमें से एक को हटा दीजिए, दूसरा एक्टिव जोड़ लीजिए, फिर 2/3 बहुमत से दूसरे को हटा दीजिए। भैया तूने पिछले वाले में साइन किया था, अब तू अपने वाले पे साइन करवा ले, ठीक है। सबसे पहले इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। अगर आपकी कार्यकारिणी के मेंबर एक्टिव नहीं है तो वो आपके लिए नाश की जड़ साबित हो सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत सारी चीजें जो है अब बदलाव की स्थितियों में है, और बहुत जगह आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दैट इज ट्रू। लिख लीजिए। आज जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शायद 2026 तक आधे से ज्यादा लोग अपनी संस्था बंद कर चुके हैं। 2026 तक ही, 24 में सरकार बनेगी, 25 या 26 में कानून पारित हो जाएंगे, और आप बोरिया बिस्तरा बंद, झोला उठाया अपने घर। सर हम कभी संस्था चलाते थे, सर आपको याद है हम आपके साथ जुड़ते थे मीटिंग में, वो कहावत सिद्ध होने वाली है। ये प्रैक्टिकल चीज है। फिर बता रहा हूं, आज ही मौका मिला है आपको, बिल्कुल चेंज कर लीजिए, बिल्कुल चेंज कर लीजिए। आपकी पूरी कार्यकारिणी को कल से नोटिस जारी कर दीजिए कि भैया मीटिंग में जुड़ो और सीखो। मैं अकेला जिम्मेवार नहीं हूं संस्था को चलाने के लिए, आप सबको बराबर शामिल होना पड़ेगा।
अगर वो नहीं आते हैं 3 नोटिस जारी कीजिए और उनको लिखित दीजिए कि अगर आप अभी भी मेरा कहना नहीं मान रहे तो आपको संस्था की कार्यकारिणी से बाहर किया जाएगा। कर दीजिए सर, आज कर लेंगे, बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि कम से कम आने वाले 3 साल के बाद आप कामयाबी का मुंह तो देख लेंगे। और अगर आज भी उनके साथ ही लगे रहे, उनके साथ ही चलते रहे, तो सर 3 साल छोड़िए 5 साल के बाद भी कामयाबी का मुंह नहीं दिखेगा आपको। अगर आपको लग रहा है कि संस्था 3 साल के बाद कामयाब हो पाती है, तो सर आने वाले 3 साल भी ऐसे ब्लैंक चले जाएंगे आप, अगर ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहे। बिल्कुल छोड़ दीजिए या उनको स्टिक कर दीजिए कि भैया आना है, सीखना है और इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट। ये बहुत जरूरी है, आज से लागू कर लीजिए। बाकी आप अपनी स्वेच्छा के मालिक हैं। मैंने आपको बता दिया ना, मैंने एक बड़ी प्यारी सी चीज मुझे आज मिली है, आप लोगों के लिए एक स्लोगन मिला। कोशिश करूंगा इस स्लोगन को मैं ना कल गाने में कन्वर्ट कर लूंगा और आगे से आपके लिए ना यही गाना बजाया करूंगा, हुर्रे हम नहीं सुधरेंगे, है ना। ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को, तो आप लोगों के लिए एक सॉन्ग प्ले कर दिया करूंगा कि हुर्रे हम नहीं सुधरेंगे, है ना। ये हमारा एक नारा बना दूंगा मैं महासंघ का सभी संस्थाओं के लिए। सुधर जाओ, अभी भी मान लो मेरी बात को यार, मैं आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूं। आपको अपने लिए प्रयास करना है, खुद के लिए मेहनत करनी है। सिर्फ एक ही लाइन कहनी है, आप प्रेसिडेंट ट्रेजरर नहीं लिख पा रहे, कोई बात नहीं, संस्थान का नाम लिखिए और जुड़ जाइए। बहुत अच्छी बात है अगर आप वहां लिख देते हैं प्रेसिडेंट फलाना संस्थान, ट्रेजरर फलाना संस्थान, फलाना पद फलाना संस्थान, आप उस नाम से लॉगिन करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब मुझे रेफर करना होगा कोई चीज को, किसी बात को रेफर करना होगा, तो मुझे आसानी हो जाएगी उनसे कम्युनिकेट करने में, आपकी टीम से कम्युनिकेट करने में। उससे आपकी टीम की वोकैबुलरी सुधरेगी, आपकी टीम में एक अच्छा बदलाव आएगा। और जब भी आप वर्कशॉप में जुड़े, ऑनलाइन वर्कशॉप में जुड़े, कार्यशाला में आए, हरिद्वार वर्कशॉप में आए, आने वाली भविष्य किसी वर्कशॉप में आए, कोशिश कीजिए पूरी टीम के साथ आए, बहुत जरूरी है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इसके बिना आप फिर कुछ भी नहीं है। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को साथ देने के लिए, साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ नया सिखाने का प्रयास किया है। बाकी आपने कितना ग्रहण किया वो आपकी सक्षमता के ऊपर है। सभी को धन्यवाद, थैंक्स ए लॉट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।